मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए दिन, एक नई सुबह और कुछ नए टॉपिक्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। जनाब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और उम्मीद करती हूं कि आप लोग भी जहां कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और अपनी भरपूर जिंदगी गुजार रहे होंगे। लेकिन जिंदगी ना जनाब इतनी आसान नहीं होती है जितनी हमें लगती है। ये कठिन होती है और मुश्किल भी होती है, जो हमेशा मुनसिफाना नहीं रहती है, मतलब एक जैसी नहीं रहती है। तो जिंदगी जैसे हम चाहते हैं ना, जिसमें कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना हो, हर वक्त खुशी इत्मीनान हो, सुकून हो, हमारी जिंदगी में खुशहाली हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बल्कि हकीकत इसके बरअक्स ही होती है। मसाइब का सामना भी हमें करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इवन दो की तकलीफें जिंदगी का एक बड़ा ही खूबसूरत सा हिस्सा होती है। मेरे ख्याल से इसको ना तामीराती अंदाज में इनका मुकाबला करना चाहिए, ना कि इनको लेकर बैठ जाना चाहिए कि जनाब ये शायद हमें दो पहलू होते हैं ज़िंदगी के, या तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर सकती है या तो ज़िंदगी बड़ी बुरी गुजर सकती है। लेकिन वो अपने हाथ में होते हैं कि आपने किस तरह उन मुसीबतों का, उन परेशानियों का मुकाबला करके अपनी ज़िंदगी को हसीन, पुरसुकून और जनाब सूदमंद बनाना है। तो इसलिए हमें तमाम मसाइल और मुश्किलात के साथ रहते हुए ही भरपूर जिंदगी गुजारना चाहिए और यही असल जिंदगी है। तो हमें जितनी कोशिश करनी चाहिए वो करें कि जिंदगी जितनी खुशहाल हो उतनी खुशहाल हो सके, और जितनी हम समेट सकते हैं खुशियां उतनी समेटिए, और जितनी हम बांट सकते हैं ना, मैं इस पे एम्फसाइज करूंगी कि जनाब ज़्यादा से ज़्यादा खुशियां बांटें। क्योंकि जब आप ये चीज़ बांटना शुरू करते हैं ना, वो चाहे मोहब्बत हो, खुशियां हो, कुछ भी हो, वो आपको इन रिटर्न दुगना होके मिलती है। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर आप लोगों ने मलहूज़ खातिर रखना है कि आपने जो भी चीज़ करनी है ज़िंदगी में वो अच्छी करनी है, ताकि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरे और आपके साथ साथ जो मुंसलिक लोग हैं, जो रिश्ते मुंसलिक हैं आपके साथ, उनकी ज़िंदगी भी आपकी वजह से अगर अच्छी गुजर सकती है ना, तो उनकी ज़िंदगी भी पुरसुकून बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक जैसी ज़िंदगी हमेशा नहीं रहती है, कभी खुशी आती है तो कभी हमें गम का सामना भी करना पड़ता है। कभी पुरसुकून वाली बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजरी होती है तो तभी कुछ मसाइब, कुछ परेशानियां हमें आ घेरती हैं, लेकिन फिर उनसे हमें लड़ना पड़ता है, उनके साथ हमें जनाब लड़कर मुकाबला कर कर आगे बढ़ना पड़ता है। तो यही बात है कि जनाब हमें ज़िंदगी अच्छी भी चाहिए, पुरसुकून भी चाहिए, लेकिन हम चाहते हैं कि जनाब दुख भरी ना हो। लेकिन ये तो साथ साथ चलती है, पैरेलल ये चीज़ें चल रही होती हैं। अगर खुशी होगी तो साथ हमें दुख भी सहना पड़ेगा, तो यही ज़िंदगी है। तो अब आगे बढ़ते हैं जनाब, कुछ बात कर लेते हैं पहली स्टोरी की तरफ। और जिस तरह बात कर रहे थे मौसम बरसात की, जिसके बाद शहर लाहौर में मौसम खुशगवार हो चुका है और साथ ही साथ बीमारियों ने भी वार कर दिया है। बारिश से मौसम तो खुशगवार हो जाता है, लेकिन उसके बाद गर्मी से सताए अफराद के चेहरे खिलखिला उठते हैं और अक्सर लोग मौसम का लुत्फ लेने के लिए अपने घरों पर भी या फिर घर वालों के साथ बाहर घूमने को चले जाते हैं। मगर जहां ये मौसम खुशियां लाता है ना, वहीं कई घर इन मूसलाधार बारिशों में कई किस्म की बीमारियों का भी निशाना बन जाते हैं। इन बारिशों से लुत्फ अंदोज होने के लिए लोग फैमिलीज के साथ घूमने फिरने बाहर निकलते हैं। खाबों का भी एहतमाम किया जाता है और बाजार से खाने भी घरों में मंगवाए जाते हैं। ऐसे में खराब खानों, गंदे पानी और हिफ्ज़ाने सेहत की कमी के बाइस चंद बीमारियां फैलती हैं, जिनमें से एक जो बीमारी है जो बहुत ज्यादा आम है वो है हैजा। और मॉनसून के पहले स्पेल के बाद शहर के अस्पतालों में हैजे के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा देखने में आया है। तो हैजे की बीमारी क्यों होती है, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाकर हम इस बीमारी से बच सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राशिद नियाज हैं, फैमिली फिजिशियन है। डॉक्टर राशिद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। डॉक्टर राशिद, हैजे की बीमारी जो कि रिलेट किया जाता है कि मॉनसून का, बरसात का मौसम शुरू होता है तो इसमें बहुत सारी ये बीमारियां फैलना शुरू हो जाती हैं और खासतौर पर सर फहरिस्त हैजा होता है, जिसको हम डायरिया कहते हैं। तो इट इज ट्रू कि हम इसको मौसम के साथ रिलेट करते हैं और मौसम की तब्दीली की वजह से ही हैजा होता है, या कोई और वजूहात भी हो सकती है? जी बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। जो मानसून का सीज़न है या बारिशों का सीज़न है, इसमें हम खाना पीना बाहर से ज़्यादा, रूटीन से ज़्यादा खा रहे होते हैं। लाइक जैसे आज मौसम बेहतर हो रहा है तो लोग समोसे, पकौड़े इसका एहतमाम करते हैं। बाहर से हम ढाबों से चीज़ें खाते हैं। तो ये मौसम जो ख़ास तौर पे है, ये जून जुलाई का, ये वल्नरेबल है हैज़ा या एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस या इससे रिलेटेड सारी बीमारियों से। तो जिसमें आमतौर पर पेशेंट लूज मोशंस या बार बार पखाने आना,
और वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ये बड़ी एक मतलब ख़तरनाक बीमारी है, एक पर्सन से दूसरे को लग सकती है। अच्छा। पूरी फैमिली इसका शिकार हो सकती है। तो इस मौसम में ख़ास में एहतियाती तदाबीर की ज़रूरत है इस हवाले से। अच्छा, ये फैलती कैसे है, मतलब किस तरह पूरी फैमिली को, अगर एक बंदा इससे इन्फेक्टेड है तो बाकी भी इससे बेसिकली इन्फेक्टेड हो सकते हैं? इस हैज़े की या कॉलरा की जो ट्रांसमिशन है हाँ ये जी। ओरोफिकल है। मींस के अगर फूड इन्फेक्टेड हो गई है, सही। लाइक एक पेशेंट अगर इन्फेक्टेड है या फूड हैंडलर्स जो हैं वो इन्फेक्टेड है, जो फूड बना रहा है या जो सर्व कर रहा है घर में, या बाहर से जहाँ से आप ले आ रहे हैं उसका सोर्स ही ठीक नहीं है, या जहाँ पे वो पानी इस्तेमाल हो रहा है वो इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो वो एक ही सोर्स से चूँकि मल्टीपल लोग खा रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। दूसरा ये है कि सैनिटेशन का हमारा चूँकि निज़ाम अच्छा नहीं है। आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, मार्केट्स में जाएं, ढाबों पे जाएं, उनके पास वॉशरूम की एक्सेस नहीं होती, सैनिटेशन का निज़ाम नहीं होता, वो अपने हाथ नहीं वॉश कर रहे होते, तो इसलिए इसका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ख़ास तौर पर बरसात के मौसम में हम देखते हैं कि मरीज़ जो हैं वो अस्पतालों का रुख करना शुरू हो जाते हैं, इसकी क्या वजह लगती है? बेसिकली ये जो ह्यूमिड इन्वायरमेंट है जिसमें नमी का तनासब बढ़ जाता है, उसमें ये इसका रिस्क भी बढ़ जाता है। मतलब ये जो मौसम है या ये जो टेम्परेचर है, ये विब्रो कॉलरा या जो जिस चीज़ से हैज़ा होता है, ये उसके लिए बड़ा फेवरेबल टेम्परेचर है। ठीक है। उसमें ये मतलब ये पेट की बीमारियां या पेट के इन्फेक्शंस ये होने का चांस पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। बैक्टीरिया को एक ख़ास टेम्परेचर, ख़ास इन्वायरमेंट चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, तो कह सकते हैं कि ये मौसम उनका फेवरेट है। तो डॉक्टर राशिद, इसको किस चीज़ से फिर रोका जा सकता है, इस बीमारी को कौन कौन सी एहतियाती तदबीर हमें अपनानी चाहिए? इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम हमेशा डायरेक्ट करते हैं लोगों को कि घर में हमेशा बॉयल्ड वाटर यूज़ करें। ठीक है। आपका वाटर सोर्स जो भी है, आप जहाँ से भी पानी ले रहे हैं उसको बॉयल ज़रूर करें। जैसे कॉर्पोरेशन का पानी आ रहा था उसको घर में आप सुबह बॉयल कर दें, आप शाम को जब ठंडा हो जाएगा आप उसको यूज़ करें। अच्छा। घर में पानी बॉयल्ड यूज़ करना चाहिए। दूसरी बात है कि हैंड वॉशिंग टेक्निक्स, आपको प्रॉपर हाथ वॉश करने चाहिए पानी पीने से पहले, खाना खाने से पहले, वॉशरूम को डेली क्लीन डिसइंफेक्टेंट से क्लीन करना चाहिए, और बाहर कम से कम खाएं। पेशेंट हमसे पूछते फिर हम क्या खाएं, मैं उनको यही एडवाइस करता हूं कि आप घर का बना हुआ जो मर्ज़ी खा लें। सही। तो बाहर से आप जितना अवॉइड कर सकते हैं मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए, ख़ास तौर पे इस मौसम में तो बिल्कुल भी। लेकिन बाहर से अवॉइड करना चाहिए या घर में भी जो हम लोग फ्रिजेस में स्टोर कर लेते हैं खाने, या अभी जैसे बड़ी ईद गुजरी है, गोश्त की ईद गुजरी है, उसका गोश्त भी हम लोग स्टोर कर लेते हैं, क्या बैक्टीरिया या वायरसेस उनमें भी मौजूद होते हैं? जी, ये जो फ्रोज़न आइटम्स होती हैं, ये जो फ्रीज्ड हमारा मीट होता है, ये बहुत अच्छा सोर्स है उसके लिए, साल्मोनेला के लिए। टाइफाइड की जैसी इससे रिलेटेड बीमारियां उससे काफ़ी हो सकती हैं। तो जो जितना टेम्परेचर चीज़ का कम होगा उसमें भी बैक्टीरिया को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। ठीक है। तो एक तो ये है कि फ्रोज़न आइटम्स या कुक्ड जो फ्रिज में रखा हुआ खाना उसको कम से कम इस्तेमाल करें। अगर आपको करना भी है इस्तेमाल, उसको प्रॉपरली कुक करें, उसको क्लीन करें, डिसइंफेक्ट करें जितना पॉसिबल हो सके। लेकिन मुझे ये बताइए कि ख़ास तौर पर बड़े तो इससे इन्फेक्ट होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होते हैं, हालांकि बच्चे तो बाहर की इतनी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो इसकी क्या वजह लगती है आपको? जी, बच्चे इसलिए बार इन्फेक्ट हो रहे थे, बच्चे जो हैं बच्चों को अवेयरनेस नहीं होती, वो बार बार चीज़ों को टच कर रहे होते हैं, घर में मुख्तलिफ चीज़ों को टच कर रहे होते हैं, या वो कहीं टॉयज़ के साथ या जिस चीज़ के साथ भी प्ले कर रहे होते हैं उनको बार बार टच कर रहे होते हैं, फिर वो अपनी फिंगर्स भी माउथ में डाल लेते हैं। तो अपना इसलिए हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि वो अपने हाथों को क्लीन रखें, बार बार सोप से अपने हाथ साफ़ करें, ताकि बच्चों भी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस बीमारी के लिए ज़्यादा वल्नरेबल हैं। ठीक है। क्योंकि इससे इतना स्वेयर वाटरी डायरिया होता है कि आप विद इन आवर्स डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि बच्चों में रिजर्व बहुत कम होता है, इसलिए उनमें डिहाइड्रेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ख़ास तौर पे घर में जो एक्सट्रीम एज ग्रुप्स हैं ना, लाइक बच्चे या बूढ़े, इनको या जो ऐसे लोग जिनको पहले से कोई बीमारियां हो, लाइक हार्ट पेशेंट हैं, डायबिटिक्स हैं, या कोई और क्रॉनिक बीमारी चल रही है, वो ज़्यादा वल्नरेबल है। उन सब लोगों को, आम लोगों से, हेल्दी लोगों की निस्बत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो उन लोगों को क्या अपनी ग़िज़ा भी चेंज करने की ज़रूरत है फिर इस मौसम में? नहीं, इसमें ग़िज़ा चेंज करने की तो ख़ास ज़रूरत नहीं है, बस आपको डिसइंफेक्शन या क्लीनलीनेस चाहिए। ग़िज़ा के हवाले से ये कहूँगा कि आप अपने आप को रीहाइड्रेट रखें। अच्छा। मीन्स के फ्लूइड्स या लिक्विड्स लेते रहें। उसमें ये है ORS है, या घर में आप स्कंजवी बना के पी सकते हैं।
तो अपने आप को हाइड्रेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर पे मैंने जैसे पहले अभी बताया कि एक्सट्रीम एज ग्रुप्स जो हैं, बच्चे या बूढ़े, उनको हाइड्रेट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या जो लोग आउटडोर काम कर रहे हैं सही। वो जल्दी डिहाइड्रेट हो जाएंगे, क्योंकि उनमें जो है रिस्क आम लोगों की निस्बत ज़्यादा होता है जो इंडोर काम कर रहे थे बनिस्बत उनके। तो बाहर जो काम कर रहे होते हैं फिर उनका तो ज़्यादा ही होता है कि अगर हम बाहर हैं तो हम बाहर से कोई जूस या कोई ऐसी चीज़ लेकर पी लें। दूसरा, वो एनवायरनमेंट से एक्सपोज होते हैं, डायरेक्ट सनलाइट में काम कर रहे होते हैं, तो वो उनमें जो डिहाइड्रेशन भी ज़्यादा होती है। एक तो वो खाने पीना बाहर से खा रहे होते हैं, वो एक्सपोज भी इस लिहाज से भी ज़्यादा होते हैं। दूसरा, उनमें डिहाइड्रेशन का रिस्क भी आम लोगों से ज़्यादा होता है। लेकिन डॉक्टर राशिद, ये जो कॉलरा के पेशेंट्स होते हैं कि इनमें जॉइंटिस होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं? नहीं, जॉन्डिस होने के चांस नहीं होते। आमतौर पे डिहाइड्रेशन जब होती है, ये पानी की कमी होती है, विद इन 1 डे या विद इन फ्यू आवर्स पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती है। अगर आप बर वक्त पेशेंट को हॉस्पिटल ना लेके जाएं तो चूँकि अगर पानी की कमी होगी वो डायरेक्टली गुर्दों पे को असर अंदाज करती है। तो बहुत सारे पेशेंट हमारे इस वक्त भी मियो हॉस्पिटल में एडमिट है जिनके सिर्फ गैस्ट्रोएंटराइटिस या कॉलरा की वजह से गुर्दे ख़राब हो गए हैं। तो उनको बर वक्त हॉस्पिटल लाना ज़रूरी है ताकि उनको रिहाइड्रेट किया जा सके और उनके गुर्दों को परमानेंटली ख़राब होने से बचाया जा सके। लेकिन क्या कहेंगे, अलामात क्या हो सकती हैं इसकी कि फ़ौरन से हम इसको पकड़ लें, और जिस तरह आप हमें बता रहे हैं कि इसकी कंडीशन इतनी वर्स हो जाती है कि हमारे लंग्स भी ख़राब होने का खदशा आ जाता है कि तब वहाँ तक बात ही ना पहुँचे? इसमें सबसे पहले बात तो ये है कि अलामात तो आमतौर पे ये होती हैं कि लूज मोशन लग सकते हैं, पेट में दर्द हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, मतली हो सकती है, तबीयत ख़राब हो सकती है, वीकनेस हो सकती है नमकियात की कमी से। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन या बेस्ट इलाज तो यही है, आप घर में स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब इब्तदाई तौर पर हम कौन सी आप फ्लूइड्स से स्टार्ट करें। सिंपल ORS इजीली अवेलेबल होता है, वो बनाकर आप पिएं हॉस्पिटल पहुंचने से पहले, ताकि आपका जो वॉल्यूम लॉस है या डिहाइड्रेशन है वो ज़्यादा ना हो। सही। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग हैं जो टॉलरेट ही नहीं कर पा रहे थे, फॉर एग्जाम्पल जिनको वॉमिटिंग है, वो तो ORS भी नहीं पी पा रहे थे, तो उनको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचने की ज़रूरत है। मैंने कहा क्योंकि इसमें विंडो बहुत कम होती है, क्योंकि आप बहुत जल्दी, क्योंकि पानी की तरह बिल्कुल मोशन लग जाते हैं, वाटरी डायरिया होता है, विद इन आवर्स आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो इसलिए हॉस्पिटल में जाना चाहिए। इसका सिंगल बेस्ट ट्रीटमेंट है IV फ्लूइड रिप्लेसमेंट या ओरल हाइड्रेशन। अच्छा। तो बाकी एंटीबायोटिक्स वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, वो अगर आप डिले भी कर देंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन असल चीज़ है हाइड्रेशन, वो इम्पॉर्टेंट है इसमें। कि मतलब आपको इस तरह की कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स आना शुरू हो तो आप घर में अपने फ्लूइड या फिर अपना जो हाइड्रेशन लेवल है उसको बढ़ाना शुरू जी बिल्कुल। तो मुझे बताइए, लेकिन ORS की जैसे आप बात कर रहे हैं कि इस तरह की अलामात हैं तो फ़ौरन से ORS पीना शुरू कर दें, लेकिन जो डायबिटिक लोग हैं, बाकी बीमारियों में मुब्तला लोग हैं, वो पी सकते हैं? डायबिटीज़ के लोग तो कहा जाता है ना कि ORS में नमक और चीनी का जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है। डायबिटिक्स बेसिकली ORS नहीं पी सकते, उनके लिए स्पेशल ORS होते हैं जो जिनमें शुगर का कंटेंट कम होता है, ताकि उनको पानी रिप्लेस किया जा सके, शुगर का कंटेंट ना उनको दिया जाए। दूसरा ये है कि डायबिटिक पेशेंट को मैंने बताया कि उनका रिजर्व आम लोगों से कम होता है, तो उनको आप हॉस्पिटलाइज करवाएं। ऐसी ड्रिप्स मौजूद हैं जो शुगर के बगैर होती हैं, वो उनको लगाई जा सकती हैं ताकि उनको हाइड्रेट प्रॉपरली किया जा सके। लेकिन अगर वर्स्ट कंडीशन हो जाती है तो फिर क्या क्या इलाज किया जाता है? जी, उस वर्स्ट कंडीशन में ये है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है पेशेंट को। अगर बाज़ पेशेंट्स जब हॉस्पिटल में आते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर नील होता है, पानी की इतनी कमी शदीद हो चुकी होती है, उनको जो IV फ्लूइड्स हैं या ड्रिप्स हैं उससे हाइड्रेट किया जाता है। कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करने के लिए आइनोट्रोपिक सपोर्ट्स होती हैं, वो दी जाती हैं। अगर खुदा ना खास्ता गुर्दों पर असर आ चुका हो तो वक्ती तौर पर कुछ डायलिसिस के सेशंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत कम पेशेंट्स होते हैं ऐसे जिनको ऐसी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर पेशेंट्स को बर वक्त उनको हाइड्रेट ना किया जाए, हॉस्पिटलाइज ना किया जाए, तो ऐसे पेशेंट्स को जान को भी ख़तरा हो सकता है। और दूसरा डॉक्टर राशिद, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इस मौसम में, ख़ासतौर पर बरसात के मौसम में, खीरे या फिर जिनका वाटरी कंटेंट जिन चीज़ों का ज़्यादा होता है वो नहीं खाना चाहिए और उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कि हैज़ा होने के चांसेस भी हैं। नहीं, ये ऐसे एक मिथ है। अच्छा। कि ये खा लें तो इसके बाद पानी पी लें तो इससे हैज़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली हैज़ा को या कॉलरा को हम रिलेट करते हैं ओरोफिकल कॉन्टैक्ट से। ये जो पानी है, पानी एक बहुत बड़ा सोर्स है इस चीज़ का। तो अगर पानी आपका इन्फेक्टेड होगा या ठीक नहीं होगा तो आप खीरे के बाद खाएं या जिसके बाद मर्जी खाएं या उसके बगैर भी खाएं तो आपको इसका रिस्क बढ़ जाएगा।
ऐसा कुछ नहीं है कि इस चीज़ के खाने के बाद पानी पी लें तो इससे आपको हैजा हो जाएगा, ऐसी ये सारी मिथ्स हैं। ये मिथ्स ही हैं जो हम लोगों ने खुद ही बना ली। हाँ, खुद ही बना ली, ऐसा कोई मतलब इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। ठीक है, तो पानी क्या आपको लगता है कि पानी बॉयल करके पिए वो बेस्ट है? जी, इसमें 2-3 आप चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमें आजकल मार्केट से भी मिल जाते हैं रेडीमेड, लेकिन काफी लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात है वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन तो ये है कि आप पानी को बॉयल कर लें। अच्छा। या घर में आप कुछ फिल्टर प्लांट्स भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब है कि वो इतने एक्सपेंसिव नहीं होते वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते, आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर प्लांट्स हैं, और सबसे जो चीप है या जो सबसे सस्ता इसका तरीका है अपने आप को घर का पानी ठीक करने का, वो है वाटर को बॉयल करना। वो तो हम सभी अफोर्ड कर सकते हैं, वो सबको करना चाहिए और वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मिस कर रहे हैं कि अगर घर में एक पेशेंट को कॉलरा हो जाए तो बाकी लोगों को कैसे एहतियात करनी चाहिए उससे, क्योंकि मैंने बताया ये ओरोफिकल ट्रांसमिशन है। उसके वो जिस चीज़ को वो उसके फूड उसका अलहदा करें, उसके बर्तन अलहदा करें। अच्छा। हाँ, जो बर्तन, जो क्लॉथिंग्स, जो बेड शीट्स, जो वॉशरूम है उसको अच्छी तरह क्लीन करें, उसकी डिसइंफेक्शन करें। क्लोरीनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है। क्लोरीनेटेड जो वाटर है उससे आप वॉशरूम को साफ़ करें, उसके यूटेंसिल्स हैं या जो बर्तन वगैरह उसने यूज़ किए हैं उसको क्लीन करें। तो बच्चों को दूर रखें उससे। मतलब अगर ये एहतियात नहीं करेंगे तो ये बाकी लोगों को भी लग सकता है। अगर नहीं करेंगे, खास तौर पे वो अगर कोई घर में कोई ऐसा पर्सन है या कोई ऐसा बंदा है जो रेस्टोरेंट में काम करता है, बाज़ औक़ात कुछ लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होती हैं। अच्छा। लेकिन लेकिन वो उसके बावजूद मतलब एक बंदा कोई किसी रेस्टोरेंट में काम करता है, उसको माइल्ड सिम्टम्स आ रही हैं कोलरा की, वो उसको टॉलरेट कर रहा है, लेकिन वो फूड बना रहा है, फूड सर्व कर रहा है, तो वो बाकियों के लिए सोर्स बन रहा है। अच्छा। हो सकता है बाकी लोगों को उससे सीवियर इन्फेक्शन हो जाए। तो इसलिए इस चीज़ में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर जिनको है वो वॉलंटरीली इस चीज़ से अपने आप को दूर कर लें ताकि बाकी लोग इससे इन्फेक्ट ना हों। लेकिन इसका एहतियात सिर्फ यही है या कुछ और भी इसके हवाले से हम लोग कर सकते हैं? इसकी अगर वन वर्ड या वन लाइन इसका आंसर यही है कि क्लीनलीनेस। अच्छा। ठीक है, इसमें वॉशिंग टेक्निक, हाइजीन, डिसइंफेक्शन और मतलब अपनी क्लीनलीनेस, इसका ख्याल रखें तो इंशाल्लाह आपको कॉलरा नहीं होगा। और बाहर से खाना मत खाएं प्लीज़। अच्छा। ख़ास तौर पे इस इन्वायरमेंट में और इस सीज़न में। लेकिन घर में जो हम लोग खाना कुक करते हैं, जी, उसके वाले से बताइए कि वो फिर किस तरह कुक करना चाहिए, उसकी क्लीनिनेस का किस तरह ख्याल रखना चाहिए? खाने के हवाले से यही है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल मार्केट से वेजिटेबल्स लाए हैं, उनको वेजिटेबल्स को पहले अच्छी तरह वॉश करें, उनको फिर कट करें। दूसरा ये है कि आप खाना पकाने में जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो फिल्टर शुदा होना चाहिए या बॉइल्ड होना चाहिए, ताकि आपके अपने हैं जो बंदा खाना कुक कर रहा है उसके हाथ साफ हों, उसने मतलब सोप वो यूज़ कर रहा हो, किसी भी चीज़ को टच करे तो अपने हाथ साफ करें। लेकिन बहुत से डॉक्टर साहब, बहुत सी चीज़ें जो है अनकुक खाने का मज़ा आता है। मतलब हम बाहर भी जाते हैं, घर में भी होते हैं, तो क्या वो भी खाने का वजह से हैजा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अनकुक कोई चीज़ नहीं खा सकते। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल्स हैं, वो सैलड वाली चीज़ें हैं, वो हम अनकुक भी खाते हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं, आप उनको क्लीन करके वॉश करके खा सकते हैं। ठीक है जी। डॉक्टर राशिद नियाज, फैमिली फिजिशियन हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर राशिद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और कॉलरा के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि हैज़ा, जिसे डायरिया भी कहा जाता है, और किस तरह एहतियात बरतनी चाहिए हमें। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब बात करेंगे हम समाजी रवैयों के हवाले से। तो जनाब, जिंदगी में बहुत से रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के रिश्ते तो नहीं होते हैं, लेकिन आप उनको अहमियत खून से भी ज़्यादा रिश्तों से देते हैं। उन्हें में से एक रिश्ता हमारी दोस्ती का रिश्ता भी होता है। दोस्त एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कोई लालच नहीं होता, बेलौस मोहब्बत होती है उस रिश्ते में। दोस्त एक दूसरे से अपनी तमाम तर परेशानियां और खुशियां बांट लेते हैं। लेकिन आजकल हर शख्स यही कहता हुआ नजर आता है कि हमें दोस्त अच्छे नहीं मिले, हमने दोस्त नहीं सांप पाल रखे हैं। कोई उनको आस्तीन का सांप भी कह देता है। तो जनाब, हमारे मुआशरे में एक बेलौस और मोहब्बत वाले रिश्ते को भी तनकीद और तानों का सामना करना पड़ा है। आखिर वजह क्या है इसकी?
क्या कभी हमने खुद को किसी के दोस्त के तौर पर समझकर भी गौर करने की कोशिश की है कि हम किसी के कैसे दोस्त साबित हुए? क्या हम अपने दोस्तों के मयार पर पूरा उतर सकें? अगर नहीं तो जनाब बराहे मेहरबानी ऐसा कभी वक्त निकाल कर जरूर सोचें और गौर भी करें। और आज ही से इस पर गौर शुरू कर देना चाहिए आपको, क्योंकि आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों अच्छे दोस्त नहीं हमें मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक अच्छे दोस्त के लिए मयार क्या होना चाहिए, हम आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हैं। शाह साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बिल्कुल ठीक ठाक। शाह साहब, दोस्त क्या है? दोस्त कौन होता है? दोस्त अच्छा देखें, ये एक ऐसा मौजू है जो मैं समझता हूँ जिस तरह से हमने इस मौजू का इंतखाब किया कि आज में क्या चल रहा है, हाँ जी, ये बड़ा एक अहम इशू है और इस इशू को हर कोई फेस कर रहा है किसी न किसी शक्ल में। बिल्कुल। कोलीग्स को हम दोस्त कहते हैं, मिलने वालों को दोस्त कहते हैं। सबसे जो बढ़ के एक दोस्त का, फ्रेंड का वर्ड इस्तेमाल हुआ वो फेसबुक पे हुआ। कैसे? क्योंकि आप अपने अकाउंट में आप ऐड करते हैं 5000 तक फ्रेंड्स ऐड कर लेते हैं। अब वो जो फ्रेंड्स की टर्मिनोलॉजी है 5000 दोस्त, और फेसबुक या सोशल मीडिया जो तासुर या इंप्रेशन देता है वो बड़ा सतही होता है। किसी का भी, आप किसी की पिक्चर से, किसी की पोस्ट से, किसी की अचीवमेंट से, किसी की स्माइल से, किसी के आंसुओं से, किसी की अच्छी तहरीर से, इवन मैं कहता हूँ किसी के लेक्चर से, अच्छा, आप उसके बारे में मुकम्मल नहीं जान सकते बिल्कुल वो ऐसे क्या ही, है। बेशक। लिहाजा एक सतही किस्म का जानना लोगों ने शुरू कर दिया। दोस्त क्या होता है वो तो बेशुमार लिटरेचर उस पर अवेलेबल है। हज़रत अली करम वजह ने फरमाया कि दुनिया में गरीब तरीन इंसान वो है जिसका दोस्त कोई नहीं। गरीब तरीन इंसान वो है, दोस्त कोई नहीं है। यानी सब दौलतें हैं लेकिन एक दौलत नहीं है, और वो क्या दौलत है? साथ, किसी का साथ, कंपेनियनशिप। अच्छा, फिर वो आप बहुत पीछे जाएं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से देख लीजिए, वो तन्हाई थी, एक कंपेनियन चाहिए था। अल्लाह ने अम्मा हवा की शक्ल में एक कंपेनियन दे दिया। यानी कंपेनियन तो बहुत पुरानी नीड है इंसान की। इंसान की जिबिल्लत में जो सबसे बड़ी नीड्स हैं, बेसिक नीड्स, सोशल नीड में सबसे बड़ी नीड कंपेनियनशिप है। फिर आप ये देख लीजिए कि किसी को सजा अगर दी जाती है, और दुनिया की जो बड़ी सजाएं हैं वो काल कोठड़ी। काल कोठड़ी का मतलब है उस कैद में, कैद तन्हाई में कोई और नहीं होगा, आप ही आप होंगे और आपकी तन्हाई होगी। और उस तन्हाई में वो तन्हाई काट खाने को होती है। इंसान मर जाता है, नफ्सियाती मरीज बन जाता है क्योंकि साथ कोई नहीं होता। अच्छा, अब लेकिन आपको नहीं लगता ऐसी काल कोठरी हम अपनी जिंदगी में भी बन जाती है? होते हैं? ये मतलब आप देखिए ना, मैं कहता हूँ वो सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, कलेजा चीर देना को फिजिकली तो नहीं चीरा जाता ना, वो आप एक तकलीफ को बयान करने के लिए, इसी तरह आप बाज़ औक़ात किसी जिंदगी किसी सिचुएशन में होते हैं, सब होते हैं लेकिन आप अकेले होते हैं। आप एक सिचुएशन ऐसी, मेंटल स्टेट ऐसी फेस कर रहे होते हैं। अच्छा, अब डेफिनेशंस तो बेशुमार हैं। मैं ये कहता हूँ ये आज की जो सिचुएशंस हैं ये क्यों बनी है, इसकी सबसे बड़ी वजह, यानी कई वजूहात में पहली वजह ये सतही दोस्ती है और उसमें कोई डेप्थ नहीं है। अच्छा। और वो बनना और उनका तेजी के साथ खत्म हो जाना, एक बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया। सोशल मीडिया से जो हम इंप्रेशन लेते हैं हकीकत में वो चीजें वैसे नहीं होती। यानी हम सोशल मीडिया से हमने देखा, हम मुतासिर हुए, हमारी दोस्ती बनी, चैट हुई, गुफ्तगू हुई, 2 कॉलें, हमने कहा जी हमारा दोस्त है, हमारा बेस्ट जानने वाला दोस्त नहीं होता। अच्छा, पंजाबी में एक बड़ी पुरानी कहावत है जो बड़ा ही एक, मैं कहता हूँ, मानी रखती है। वो क्या है? राह पे जाने वाह पे जाने। अच्छा, राह पे जाने वाह पे जाने का मतलब यह है कि जब तुम रास्ता चल के देखोगे ना और तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, रास्ता चलने का मतलब भी बड़ा गहरा है इसमें। वो क्या, जब आप रास्ता चलते हैं तो सूबतें आती हैं, तकलीफें आती हैं, कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, दुख को कबूल करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, सेक्रीफाइस आ जाता है। जब रास्ते पे चलने पे ये सब चीजें तुम्हें फेस करनी पड़ेंगी, वो वास्ता पढ़ने से तुम्हें रास्ते पे पता लगेगा कि ये मेरा है या मेरा नहीं है। लेकिन आप राह पे बगैर, वास्ता पे बगैर जब आप क्लेम करते हैं कि ये मेरा बेहतरीन दोस्त है, अब वो क्लेम है, वो कहना है, और उसकी कोई बुनियाद नहीं है, ना रास्ता पड़ा है और ना वास्ता पड़ा है, तो फिर क्या होता है? वो तेजी के साथ बना और तेजी के साथ खत्म हो गया। ये कॉमन है। एक किसी ने शुरू में ना जी, वो जब फेसबुक आया तो एक किसी ने पोस्ट लगाई हुई थी कि एक शख्स के 5000 दोस्त थे फेसबुक पे और वो मर गया, उसके जनाजे में 5 लोग नहीं आए। यानी 5000 फेसबुक के दोस्त जो हैं वो 5 दोस्त नहीं, उसमें से आप फिल्टर करके निकाल सकते हैं जो बडीज हैं आपके, जो बड़े करीबी हैं। अच्छा, फेसबुक पे क्योंकि एक खास तरह की ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है,
वो आपके जो लाइक्स हैं, आपके जो सब्सक्राइब आपने की हुई चीज़ें, जो आपके कमेंट्स हैं, जो आपके अंदर के रुझान हैं, उसके मुताबिक लोगों को आपको दिखाता रहता है। हाँ। मैं फर्ज करें मीडिया पे हूं तो मीडिया के लोग ही मुझे दिखते रहेंगे। मैं फर्ज करें पॉजिटिव साइकोलॉजी कोचिंग की ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं तो इसी तरह के लोग मिलेंगे। मैं एचआर का बंदा हूं तो एचआर के लोग मेरे सामने आने लग पड़ेंगे। दूसरा, क्योंकि ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनका जो एक सिस्टम है वो इतना वेल कनेक्टेड आपके सेलफोन के साथ के जो नंबर सेव हैं आपके, वो उनको भी फ्रेंड्स में दिखाते हैं। वो कहते हैं ये ऑप्शन है, ये आपने कल ही नंबर सेव किया है। आप हैरान होते हैं ये तो मैंने नंबर कल सेव किया। ये नंबर सेव करने के बाद मेरे पास इसको फ्रेंड बनाने की ऑप्शन आज ही कैसे आ गई? उसकी वजह यह है कि पीछे पूरी की पूरी इंटेलिजेंसिया काम कर रहा है और वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपको दिखा देते हैं। अब आप जिस तेजी के साथ सोशल मीडिया पे फ्रेंड बनाते हैं और जो आप हमा दावा करते हैं, जो आप उम्मीदें बांध लेते हैं, वो हकीकत में नहीं होती। पहली प्रॉब्लम तो ये। ठीक है। दूसरी वजह, देखिए इंसान जल्दबाज है, वो तो है ही है। यानी ऐसा नहीं है कि आज का है, पहले नहीं था, शुरू से ही जल्दबाज है। ये जल्दबाजी आज के टेक्नोलॉजी के दौर में दिखने लग पड़ी है, एक्सपोज हो गई है। जल्दबाजी सिर्फ एक्सपोज हुई है, पहले पता नहीं लगता था कि जल्दबाजी है। इस जल्दबाजी की वजह से बगैर परखे, बगैर समझे, बगैर जाने हम किसी को अपना समझ बैठते हैं और फिर दिल टूटता है। अच्छा, जब दिल टूटता है, अब ये दिल टूटने का भी तजुर्बा कईयों का 20-20 दफा होता है। अच्छा। ये बड़ा खौफनाक एक मौजू है जिसपे हम बहुत तफसीली बात नहीं कर सकते। यानी वो किसी ने कहा कि जी वो क्यों उदास हो, ये किसी ने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा हुआ था, तो उसने कहा मेरी मोहब्बत नाकाम हो गई है। तो उसने कहा कितनवीं नाकाम हुई है? कहता है 20वीं नाकाम हुई है। तो ये जो आम एक मोहब्बत तेजी के साथ हो जाती है, जल्दबाजी और फिर खत्म भी हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपकी वैसे आम दुनियादारी में भी वक्ती ज़रूरतें होती हैं, वो ज़रूरतों का जुड़ना, आप किसी के साथ कनेक्ट होते हैं और आप समझते हैं मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है और मेरी बड़ी इसके साथ जो है ना तादेर चलेगी। तीसरी एक और वजह भी है, लोगों ने ना बिहेव करना सीख लिया, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं होता। अच्छा, ये दोनों में फर्क है। अच्छा, ये भी इस प्रोग्राम के जरिए मैं वाज़ह कर देता हूँ। एटीट्यूड एक कलेक्टिव चीज है। ठीक है। मिसाल लीजिए कि मैं असल में क्या हूं, मैं जब कोई नहीं देख रहा तो मैं कैसा हूं, हाँ। मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है तो मैं कैसा बिहेव कर रहा हूं, मेरा मातहत है मैं उसके साथ क्या सलूक करता हूं, मैं ताकत रखते हुए अपनी ताकत को किस तरह से इस्तेमाल करता हूं, मैं किसी से बदला ले सकता हूं, मैं माफ करता हूं कि नहीं करता। वॉशरूम में लिखा होता है कि इसको क्लीन करके जाना है, क्या मैं वहां से निकलते हुए वाकई नेक्स्ट किसी के लिए क्लीन करके जाता हूं? ये मेरा एटीट्यूड है, कलेक्टिव लाइफ का एक एटीट्यूड है। वो मोमेंट टू मोमेंट है, उठना बैठना सोना जागना खाना पीना, उसमें आपका हर चीज एक एटीट्यूड, एक बिग टर्म है। ठीक है। उसको अगर आइसबर्ग कह लें समझाने के लिए, और उसकी जो थोड़ी सी टिप निकली होती है बाहर जो दिख रही होती है, 90% कहते हैं आइसबर्ग नहीं दिखता, 10% दिखता है। वो जो 10% है वो बिहेवियर है, वो है जो दिख रहा है। बस मैं आया हूं तो मैं हम्बली आके मैंने सबको सलाम किया, आपको सलाम की, बहन आप ठीक ठाक, घर में खैरियत है, ये मेरा बिहेवियर है। ठीक है। मेरा एटीट्यूड भी अगर लकीली यही है, लकीली यही है, तो मैं अच्छा इंसान हूं। यानी जाहिर और बातन में फर्क नहीं है। लेकिन अगर मेरे दिखने में तो ठीक लग रहा है वो, यानी मेरा दिखना जो है वो ठीक है, लेकिन मेरे अंदर कोई डेप्थ नहीं है, उसकी रूट्स नहीं है, तो ये मुनाफिकत फायदा नहीं है। मतलब बिहेवियर हम सिचुएशन के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। बड़ी दुनिया क्या करती है मेरी बहन, वो बिहेव करना सीख लेती है, मैनर्स आ जाते हैं, ठीक है, स्किल्स आ जाती हैं, सोशल स्किल्स, पीआर की छोटी छोटी स्किल्स आ जाती हैं। अंदर वो एटीट्यूड नहीं होता, एटीट्यूड नहीं होता, अंदर वो पाकी नहीं होती, अंदर कह लीजिए वो क्लैरिटी नहीं होती, अंदर वो एक बातिन जो है ना वो पाक उतना नहीं होता। अब उसका नतीजा क्या निकलता है? अब ये से कह लें, अब एक कॉस्मेटिक या स्किन, देखिए हम ये सारी चीजें शायद सब दोस्ती में भी कॉमन है, वेरी कर रही होती है, कॉमन है जी, आम है। मैं आपको बताऊं, लोग, मैं आपको इसका तरीका बताता हूं, टेस्टर क्या होता है। हाँ जी। अच्छा, अब होता क्या है कि उसको आप स्किन या कॉस्मेटिक कह लें, ठीक है, रिलेशन की, यानी रिलेशन की। अब दुकान पे जाते हैं, वो बड़ा अच्छा बिहेव करता है कि जी बैठे ये सूट देखें, बोतल मंगवाएं, ये वो क्या कर रहा है, वो बिहेव कर रहा है, उसका एटीट्यूड नहीं है वो। अब होता ये है कि ये जो स्किन है या ये जो कॉस्मेटिक है, ये जो आर्टिफिशियल दिखाया जा रहा है, ये बड़ी तेजी के साथ हटता है। ठीक है। जब ये हटता है तो बिहेवियर आ जाता है, असल एटीट्यूड आ जाता है। बिहेवियर हटा, एटीट्यूड आया, जब एटीट्यूड सामने आया रिलेशन खराब हो जाता है। अब होता क्या, आप बड़े सिंपल लोगों ने टेस्टर रखे हुए हैं। अच्छा। एक टेस्टर, ये आप इख्तलाफ करके देखें किसी से, ठीक है, इख्तलाफ करें,
एक सेकंड के अंदर वो स्किन हट जाएगी, वो मेकअप हटेगा, वो कॉस्मेटिक हटेगी और असल बंदा सामने आ जाएगा। हाँ। आप किसी पे ना थोड़ा सा गुस्सा करें, ठीक है, वो ये जो होता है ना गुस्सा, मोहब्बत वाले का बर्दाश्त हो जाता है, जिसके साथ असल में मोहब्बत ही ना होती उसका बर्दाश्त नहीं होता। अब बंदा देखे ना जी, अपनी असली सच्ची सुच्ची बेगम का नखरे बर्दाश्त कर रहा होता है अच्छा खासा बंदा क्यों बर्दाश्त कर रहा होता है, वो कहना छाड़ दे, माफ कर दे, जान दे, की हो गया, फिर मैं माजरत कर लेना है, चल मेरी गलती है, क्यों कर रहा होता है? क्योंकि वो अच्छा असली रिलेशन होता है, उस असली रिलेशन की वजह से बंदा माजरतें कर रहा होता है। लेकिन जब रिलेशन असली नहीं होता तो उसमें तनकीद और गुस्सा वो बुरा लगता है, पीछे हट जाता है। फिर लालच, फिर बड़े लोग आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे होते, उल्टा बर्डन भर रहे होते। इंसान ना एक हद तक दुख सुन सकता है। अगर फर्ज करें, मैं मिसाल आपको देता हूं, आप मैं रोज मिलते हैं, हम प्रोग्राम कर रहे हैं और रोज आप एक दुख बता रही हैं या मैं आपको दुख बता रहा हूं, कुछ दिनों के बाद आपके लिए मैं एक बर्डन बन जाऊंगा। आप कहेंगे यार ये तो एक दुखों का एक टोकरा है जो इसने उठाया हुआ है और ये हर वक्त दुख ही बयान कर रहा है। लेकिन लोग तो कहते हैं शाह साहब कि दोस्ती आपकी इतनी मजबूत होती है कि आप उसके साथ दुख भी शेयर कर सकते हैं, किसी भी हवाले से खुशियां भी शेयर बांटनी होती है ना, आपने उसके साथ शेयर कर ये सकते हैं। ऑटो प्रोसेस होना चाहिए। अच्छा, ये क्या नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक बड़ा एक फितरती अमल है कि अगर आप दुख में हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊं, मैं परेशानी में हूं तो आप साथ खड़े हो जाए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हर वक्त रोज अपनी पटारी खोल लें दुखों की, गमों की, और उसमें कहीं महसूस हो कि ये आप ही अपने मसले बस लिए बैठे हैं, दुनिया के किसी बंदे के और मसले नहीं है। वन वे कम्युनिकेशन। ये जो सेल्फिशनेस है ना, दिस इज रॉन्ग। ओके, दोस्ती में सेल्फिशनेस नहीं हो सकती। अच्छा, लोगों के ना अपने मफादात, अपने एजेंडे और शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं। अच्छा, ये भी वजह है दोस्तियों के खराब होने की और शॉर्ट टर्म होने की। अपने प्लान्स होते हैं, अपने मुफाद होते हैं और शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म प्लान जो है ना, दूर तक चलना होना, फिर बंदा लड़ नहीं सकता, फिर लड़ाई ठीक हो जाती है, क्योंकि जाना बहुत दूर है ना। आप दोनों ही एक रास्ते पे अगर चल रहे हैं और दूर जाना है तो फिर तो आप इख्तलाफ को खत्म करेंगे क्योंकि दूर जाना है। लेकिन अगर दूर नहीं जाना, पास ही जाना है और इख्तलाफ आया, आप कहेंगे जी खत्म कर देते हैं। लेकिन शाह साहब, दोस्ती का मयार कैसा होना चाहिए? हम लोग ये समझते हैं कि हमारा जो दोस्त है हमें हमारी तारीफ करेगा, हमें हर चीजें अच्छे की रिपोर्ट देगा कि अच्छा तुमने ये भी अच्छा किया, ये भी अच्छा किया, वो हमारा असली दोस्त है। लेकिन जहाँ पे कोई बंदा या कोई हमारा अपना ही सर्कल का बंदा हमें तनकीद का निशाना बनाएगा, हमें बताएगा कि हाँ तुम इस चीज पे गलत हो, उससे हमारी दुश्मनी हो जाती है और हम कहते हैं ये हमारा अच्छा दोस्त नहीं है। अच्छा देखिए, मैं समझता हूँ कि दोस्त के साथ एक वर्ड जुड़ा है आईना। जो दोस्त आईना नहीं है, ठीक है, आपको आपकी कमजोरियां नहीं दिखा रहा, बता रहा। अब बताने का अंदाज एक पूरा मौजू है कि फीडबैक कैसे देनी चाहिए, तनकीद कैसे करनी चाहिए, ये एक पूरा मौजू है कि कुछ लोग हसास होते हैं, कुछ लोग माइंड कर जाते हैं, कुछ लोग जो हैं वो जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। अब आपका तरीका कार है या आपका कम्युनिकेशन का लेवल कैसा है। मैं यहाँ पर वाजिया करूँ, मेरी जिंदगी में, मैं ये कोट इसलिए करना चाहूंगा ये समझाने के लिए, अब मेरी जिंदगी में कई ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ मेरा दोस्ती का लेवल ही है अच्छा कि वो मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्रिटिसाइज कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने अली अब्बास साहब को परमिशन दी हुई है, अगर वो कहीं सुनेंगे, क्लियर कट वो मेरी, मतलब मैं कहता हूं, मैं उस पर वर्ड्स नहीं बोलूंगा, वो मुझे सीधा खड़ा कर देते हैं। ऐसी की तैसी गलती हो, क्यों? उनको मैंने परमिशन दी है। मुझे पता है कि उस तनकीद के पीछे इखलास है, वो इतना मुखलिस बंदा है कि जो वो कह रहा है ना, वो बिल्कुल सही कह रहा है। अब आप बड़ा दिल होना सीखना, आपने सीखना है कि यार फैसले कैसे करने हैं, आपने डिसाइड करना है। मेरे बड़े एक मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं औरंगजेब चौधरी साहब, मैंने उनसे सीखा है। अच्छा। वो डिसाइड कर लेते हैं। उनके साथ मैंने ट्रैवल किया, यूरोप चला गया मैं उनके साथ एक दफ़ा इराक गया। मैंने फिर वहाँ जाके उनकी हज़रत अली से अकीदत देखी, तो मैंने उन्हें कहा कि औरंगजेब भाई, मुझे पता लगा आपके अंदर जो बहादुरी है ना, वो हज़रत अली की मोहब्बत की वजह से आप में आई है। तो आप दोस्तों के खूबियों से भी खूबियाँ लेते हैं, दोस्त आईना भी बनते हैं, दोस्त फीडबैक भी दे रहे होते हैं, दोस्त आपको बता रहे होते हैं कि इस सिचुएशन में तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। ये फीडबैक यानी हर चीज अच्छी होना, ये तो दुश्मन की अलामत है। कामयाब बंदों को, ताकतवर बंदों को, सीट पे बैठे बंदों को बड़े ध्यान से मेरी बात समझ लेनी चाहिए। अगर आप कामयाब हैं, किसी ओहदे पे पहुंच चुके हैं, खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग जरूर रखें जो आपको फीडबैक दें और गलती की निशानदेही कर सकें। ठीक है। क्योंकि सब अच्छा की रिपोर्ट देने वाले खुशामदी ये आपको 1000 मिलेंगे और इससे यकीन कीजिएगा आपका सवाल शुरू हो जाएगा। खुशकिस्मती होती है कि आपको कोई ये बताने वाला मिले कि ये आप गलत कर रहे हैं और यहाँ पर आपको ठीक कर लेना चाहिए, ये चीजें ठीक नहीं हो रही और ये आप तक इन्फॉर्मेशन ठीक नहीं आ रही। ये कान खुले रखने के लिए ईगो खत्म करनी पड़ती है।
सही। और अपने आप को गलत मानना पड़ता है, अपने फैसलों को भी गलत मानना पड़ता है, इससे दोस्तियां बचती हैं। लेकिन यही चीज़ तो हमें समझ नहीं आ रही होती है। हम अपने इर्द गिर्द वही लोग चाह रहे होते हैं जो हमारी खुशामद करें, या एज अ दोस्त कि हमें तारीफ के जो है फूल पहनाए जाएं, हमें हर चीज़ में, हर सिचुएशन में अच्छा अच्छा सारा कुछ कहा जाए, वरना रिश्ते इसी वजह से भी टूट जाते हैं। अच्छा, ये आदत, हमें अपनी इस आदत पे कंट्रोल पा लेना चाहिए। अच्छा, कि ऐसे लोग जो सिर्फ खुशामद कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं और सब अच्छे की रिपोर्ट दे रहे हैं, हमें देखना चाहिए ये असली तारीफ भी है कि नहीं है। क्योंकि हमारे कानों को अगर तारीफ सुनने की आदत पड़ गई है, ये बड़ी बदतर आदत है। हमें फीडबैक, क्रिटिसिज्म, तनकीद, मैं तो कहता हूँ दुश्मन से भी सीखें, अपने नाकिद से सीखें, अपने खिलाफ जो लिखने वाला, बोलने वाला, उससे भी सीखें। क्या पता कोई इस्लाह की बात कर रहा हो। जब आप इस्लाह लेते हैं तो इस्लाह होती जाती है, आप इंप्रूव होते रहते हैं। देखिए, फीडबैक इंप्रूवमेंट के लिए होता है। लेकिन अगर आप कान बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, आप कहें कि नहीं जी मुझे लोग ही ऐसे चाहिए जो सब अच्छा बताएं, फिर आपकी जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन शाह साहब, हम दोस्ती का मेयार इस तरह भी चेक करते हैं कि हम किसी मुसीबत में होंगे तो हमारा दोस्त हमें आके बचा लेगा। अगर वो नहीं बचा रहा तो इसका मतलब है वो हमारा असली दोस्त नहीं है। क्या ऐसा ये मेयार रखना चाहिए हमें? देखिए, मेयार रखना, उससे ज्यादा अहम चीज हमदर्दी रखना जरूरी है। क्या पता वो ना मदद कर सके। मैं, देखिए, मेरे हजार ऐसे जानने वाले हैं, दोस्त भी हैं, मोहब्बत करने वाले, जिनके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ। सिर्फ मेरे इख्तियार में नहीं है। मुझे कई लोग काम कहते हैं, वो मैं काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं हमदर्दी रखता हूँ। अच्छा। वो जो हमदर्दी है वो खुद महसूस हो जाता है कि यार ये बंदा हमदर्द है, ये बंदा वेल विशर है, या ये इसकी कैपेसिटी में नहीं है। मैं कहता हूँ ये भी हमें सुनने की आदत डालनी चाहिए, हमें आदत पड़ जानी चाहिए कि कोई अगर ये कहे कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरी कैपेसिटी नहीं है या मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। उसने सच बता दिया आपको कि उसकी कैपेसिटी में नहीं है। हाँ। हम चाहते हैं, एक आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, कोई भी शख्स अफसर बन जाता है ना, या फेमस हो जाता है, मैं दो चीजों को लेता हूं, उसके इर्द गिर्द के सारे लोग समझते हैं कि अब ये सारे मसले हल कर, हाँ, ये सारा कुछ करवा आप लाहौर न्यूज पे आती हैं, आपको जानने वाले कहेंगे जी डीसी से ये काम है, एसी से ये काम है, पुलिस सीटीओ को ये कह दें, अदालत में ये कहना है, फलाना ये काम है, फलाने चैनल पे ये कह दें। आप कहेंगे मैं कहाँ फंस गई हूँ। सेम ये मेरे साथ, यहाँ हर उस बंदे के साथ जो दिखते हैं, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, जो सोशल मीडिया या मीडियम्स पे सब दिख रहे हैं, लोग समझते हैं कि ये लोगों को अगर पकड़ा जाए ना तो सारे तालों की चाबी यही है। ऐसा नहीं है। हम मिसाल लीजिए कि काम मैंने पुलिस को कहना है, मैं फर्ज करता हूँ, तो उससे मेरा इंप्रेशन कितना खराब होगा अगर वो नाजायज काम है। अच्छा, क्या पता मेरा जानने वाला ना हो, क्या पता मेरा कोई ताल्लुक उससे ना हो, तो लोग आपको कहते हैं पहले ताल्लुक ढूंढें, बनाएं, फिर आप कहें, ये आपकी ड्यूटी है, ये महसूस करवाते हैं। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, हमें इतनी गुंजाइश देनी चाहिए। ना सुनने की आदत ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये मुफाद की दोस्ती रखनी चाहिए। देखिए, वो दोस्ती तो ना होगी, वो तो फिर आपको काम हो गया, गिव एंड टेक होगी ना। वो तो दोस्ती जो है वो मफाद से ऊपर होती है, और वो खुशी का एक एहसास होता है, एक ये इत्मीनान होता है कि मेरा कोई है, ये इत्मीनान होता है कि अगर वो मेरा पेट नंगा या तकलीफ मेरी देखेगा, वो कवर कर देगा, वो कम से कम साथ खड़ा हो जाएगा, या वो दुआ गो होगा, या वो चाहेगा कि अल्लाह ताला आसानी कर दे। ये जो एक वेल विशर होना और किसी का साथ होना, एम्पैथी होना, एक दर्द को महसूस करना, ये सबसे बड़ी बात। लेकिन दोस्त, जैसे आपने भी कहा कि हमारे बेतहाशा फ्रेंड्स जिनको हम कहते हैं, सोशल मीडिया पे हो गई, अपने लाइफ में भी इर्द गिर्द हमारे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम दोस्त कह रहे होते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स का टैग भी हम उन्हें दे रहे होते हैं, क्लेम कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा बंदा नहीं होता जिसको क्लेम हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये हमारे इनर सेटिस्फैक्शन भी हो रही होती है, मतलब हमें इनरली भी पता होता है कि हम लोग उनको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम उन्हें क्लेम करते हैं। अच्छा, देखिए आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, हम क्यों दिखाना चाहते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ताला सिचुएशंस के जरिए एक्सपोज करता है। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त, वो बता रहे, वो 4 दोस्त थे, तो उन्होंने ना अपनी तकरीरों में कहना शुरू कर दिया कि वी आर 4 लकी और पता नहीं इस तरह की बातें, उन्होंने डायलॉग बना लिया कि हम दुनिया में 4 ब्लेस्ड लोग हैं। अल्लाह लें जी को दरमियान में कारोबारी मामला था, वो तीनों के तीनों एक्सपोज हो गए। 2 ने एक्सट्रीम नेगेटिव रोल प्ले किया, एक ने न्यूट्रल का रोल प्ले किया। आपको पता है न्यूट्रल आजकल और वो कहते हैं कि वो बेचारा, वो बंदा बीमार हो गया जी, हॉस्पिटल चला गया, शदीद उन्होंने बीमारी फेस की, और हम दुआएं मांगे अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे, वो ठीक है, रिकवर कर गए। वो कहते हैं अल्लाह ताला ने वो जो मेरा क्लेम था कि लकी 4 और पता नहीं बडीज 4 और पता नहीं इस तरह का जो क्लेम था, वो तोड़ा। शुक्र करें, चीजें टूटती हैं, आपको हकीकतें समझ आती हैं। मुझे किसी ने ना एक दफा आके कहा कि शायद साहब वो फलाना बंदा ना आपके खिलाफ पोस्ट लगाता है, आपके खिलाफ कोई कमेंट कर। मैं कहा यार वो बड़ा, मैं उसके शुक्रिया अदा करता हूँ।
मैं बड़ा ही उसको अपना मेहरबान समझता हूँ, कम से कम मुझे पता है ये कर रहा है। उससे ज्यादा खतरनाक वो है जो पोस्ट नहीं लगाता लेकिन कीना बुग़्ज़ रखे बैठा हुआ है, अंदर रखे जिसका एक्सपोज हो गया उसका तो फिर पता है आप अलर्ट हो जाएंगे, जिसका पता ही कोई नहीं है आपको हाँ कि उसने कल को क्या रंग छोड़ना है, उसने क्या कर देना है, उसने किस तरह से एक्सपोज करना है अपने आप को या आपको, ये ज्यादा खतरनाक चीज है। आपको एक और आखिरी बात, बड़ी अहम बात कहूं, देखिए रिश्ते ना ट्रस्ट की बुनियाद पे होते हैं। अच्छा, अगर आप ट्रस्ट गवा देते हैं, मतलब बदकिस्मत वो है जिस पे कोई एतबार ना कर सके, बदकिस्मत वो है जो किसी को उसको को मिला ही नहीं कोई एतबारी बंदा। ये दोनों केसेस में बदकिस्मती है। आप पे कोई एतबार नहीं कर सकता, ये बदकिस्मती है। आप किसी पे एतबार नहीं कर सकते, ये भी बदकिस्मती, कोई बंदा कोई नहीं मिला आपको। इसलिए अपने पे भी काम करना चाहिए, अपने आप को भी प्योर सोल बनाना चाहिए, अपने आप को भी नीट बनाना चाहिए, अपने आप को भी इस काबिल बनाना चाहिए कि लोग आप पे एतबार कर सकें। बाज़ औक़ात दो नंबर बंदा ना एक नंबर बंदे की तलाश कर रहा होता है तो 2 नंबर को 1 नंबर कैसे मिलेगा? अगर मिलेगा तो छूट देगा, छूट जाएगी दोस्ती कुछ ही अरसे के बाद, तेल पानी मिक्स नहीं हो सकता। बड़े लोग ऐसे हैं, उनके मिजाज, उनके रवैये कुछ अरसे बाद एक्सपोज हो जाते हैं, पता लगता है ये सेल्फ सेंटर्ड है, ये सेल्फिश है, इनके अपने गोल्स हैं। इनका जो विन है, मैं अक्सर उसकी मिसाल ना वो क्लासरूम में खड़े होकर देता हूँ, उनका है सबका फायदा ऐसे करके वो करेंगे उंगली अपनी तरफ ही, उनका सबका फायदा असल में अपना फायदा ही होता है। वो किसी का फायदा नहीं कर सकते, उनसे फैज नहीं होता, उनसे खैर नहीं होती, उनसे किसी को नफा नहीं मिल सकता। वो आखिरकार उनका जो है ना गेम स्कीम प्लान सारा वो अपने मुफाद के लिए होता है। अच्छा याद रखिएगा, क्योंकि ये ट्रिक है, असल में नवाजने वाला अल्लाह, अल्लाह भोले बादशाहों को ज्यादा नवाज देता है, अल्लाह सादा बंदों को ज्यादा नवाज देता है। ये ट्रिक और चालाकियों वालों को नहीं नवाजता। ये मैंने बड़ा आजमाया है। अक्ल वाले, बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले, बड़ी बड़ी समझ वाले, बड़े बड़े मौका शनास मुफाद परस्त भी पीछे रह जाते हैं। अल्लाह नवाजता उसको है जिसका दिल सादा है, मासूम है, जो सिंपल है, जो अल्लाह से दुआ मांगता है कि या बारी ताला मेरे पास तो अक्ल भी कोई नहीं है, तेरी मेहरबानी है, तू रास्ते आसान कर दे, तू रास्ते बना दे, तो अल्लाह मेहरबानी कर दे। बेशक। लेकिन शाह साहब मुझे बताइए, दोस्ती में इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होना ये भी एक किरदार अदा हो सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंट्रोवर्ट की भी कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन शायद लफ्जों की मोहताज ही नहीं है। कम्युनिकेशन तो लफ्जों में 7% रोल है वर्ड्स का, बाकी सारी तो नॉन वर्बल है, बॉडी लैंग्वेज है। अच्छा, आप एक जिंदगी की काम मिसाल लेते हैं, हमें कैसे पता लगता है ये फलाना बंदा मुझसे नफरत करता है? वो बोला नहीं होता उसने, हमें पता लग जाता है। 2 लोगों को कैसे पता लग जाता है हमें मोहब्बत हो गई है उन्हें असल में जुबान से नहीं पता लगता, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उनकी उनको वाइब्स आती हैं, उनको वाइब्स कहते हैं ना, वाइब्स बेसिकली बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, उनमें से कहीं ना कहीं वो ट्रांसमिट हो रही होती है, वो पता लग जाता है। दो मोहब्बत करने वालों का तीसरों को पता लग जाता है, वो लाख छुपाते रहे, वो पता नहीं कहा नहीं जाता कि इश्क मुश्क छुपता नहीं समथिंग ना, गानों में भी इस तरह के डायलॉग्स हैं, वो क्यों पता लग जाता है दूसरों को? उसकी वजह उनके जो अंदाज होते हैं वो एक दूसरे के लिए इतने मेहरबान होते हैं, उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत होती है कि थर्ड पर्सन को पता लग जाता है कि यार ये बड़े काइंड है, ये एक दूसरे के लिए इनके पास मोहब्बत है। बिल्कुल ऐसे ही है, और बड़ा अच्छा लगा, और ये बड़ी अच्छी नशिस्त रही है हमारी कासिम अली शाह साहब के साथ कि एक अच्छा दोस्त कौन होता है, किस तरह परखा जा सकता है। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हमारे लिए कीमती वक्त निकाला आपने। जनाब मारूफ उस्ताद कासिम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, और दोस्त के हवाले से हम बात कर रहे थे कि किस तरह का दोस्त होना चाहिए, क्या क्या मयार होते हैं दोस्ती के, किस तरह दोस्तों को परख सकते हैं। इनके कुछ छोटी छोटी टिप्स हमें दे के जा रहे हैं शाह साहब, आप भी अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए मुल्की सियासी सूरत हाल की, जिसमें एक और बौछार मचा हुआ है। वैसे तो पंजाब गुज़श्ता कई महीनों से सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, और ज़िमनी इलेक्शन के नताइज ने इस सूरत हाल को और भी ज्यादा वर्स्ट कर दिया है। तख्ते पंजाब पर राज कौन करेगा, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है जनाब। सियासी ब्लॉक्स अभी भी जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं। गुज़श्ता रोज हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों की मॉडल टाउन में अहम बैठक भी हुई, जिसमें अहम फैसले किए गए हैं, और हुकूमती इत्तेहादियों में शामिल जमातों का मुत्तफिका फैसला है कि असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी और कबल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं होंगे।
इंतखाबात इमरान खान के दबाव पर नहीं होंगे बल्कि इत्तेहादियों के फैसले पर होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में काफ लीग की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ गई है और सबकी नजरें इस वक्त काफ लीग की तरफ बढ़ गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी सरबराह हैं उनकी मर्जी के मुताबिक जो है पार्टी के जो अरकान हैं वो वोट नहीं कास्ट कर सकते हैं। तो कल हमने देखा कि जरदारी साहब की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात भी हुई है और इस वक्त सबकी नजरें जो है वो काफ लीग पर लगी हुई है कि जनाब बाजी पलट सकती है अगर उनके सदर को मना लिया जाए। तो आगे आने वाली सियासत में क्या होने वाला है, सिचुएशन क्या बनने वाली है, इस सब पर बात करेंगे। जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अखलाक अहमद बाजवा साहब हैं। अखलाक साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम मुनीबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अखलाक साहब ये क्या सिचुएशन है और यकसर बदल चुकी है ज़िमनी इलेक्शन के बाद, हम देख रहे हैं कि नताइज जब सामने आए हैं तो पंजाब की खास तौर पर जो सिचुएशन है ना वो बदल चुकी है, क्या होने वाला है आने वाली। लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कल जो एक बहुत बड़ा इजलास था और अहम इजलास था फैसलों के हवाले से, इसमें बताइए अंदरूनी कहानियां और क्या हैं? मुनीबा कल जो इजलास था हुकूमती इत्तेहादियों का बड़ा अहम इजलास था जिसमें तमाम की तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें जो थी वो वहाँ पर मौजूद थी। हाँ जी। और उनकी अगर वो कोई सरबराह मौजूद नहीं था तो उसकी नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद थी। तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो सेटल हुई हैं। ठीक है। कहा यह जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून के अंदर से और जो पीपल्स पार्टी के अंदर से बाकायदा तौर पर आवाज़ें उठ रही थी कि अब चूँकि ज़िमनी इलेक्शन के बाद हम ना अपना अवाम का मैंडेट खो चुके हैं तो हमें बेहतर है कि हम नए इलेक्शन की तरफ जाए। अच्छा। तो इस हवाले से वो काफ़ी दबाव भी था। तो जब कल ये बात हुई तो वहाँ पर ये चीज़ सामने आई कि नहीं, हम इसका मुकाबला करेंगे और हुकूमत जो है वो अपनी आइनी मुद्दत जो है वो पूरी करेगी। और ताहम जब अगर इलेक्शन कबल अज़ वक्त करवाने भी हुए तो फिर इत्तेहादी फैसला जो करेंगे उसके मुताबिक होगा इलेक्शन, इमरान खान के कहने पर नहीं होगा। अच्छा। तो माजरत, तो दूसरी एक जो और बात हुई वो हुई पंजाब के हवाले से, क्योंकि इस वक्त उनका तमाम का जो फोकस है ना वो पंजाब है। अगर आप पंजाब में हुक्मरानी खो देते हैं तो फिर आप मरकज में बहुत मुश्किल होगा कि आपको मरकज में सरवाइव कर सके। तो इस हवाले से ये फैसला किया गया कि अपना लड़ा जाएगा और इस पर जो है वो बाकायदा तौर पर कल जो उनकी पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी है उसमें भी ये चीज़ें सामने आई कि हम जो है वो इस्तीफा हमजा शहबाज जो है वो इस्तीफा नहीं देंगे। अच्छा। बल्कि 22 तारीख को जो रन ऑफ इलेक्शन है उसमें जाया जाएगा। अब उसके लिए हिकमत अमली जो है वो उसमें सिर्फ 3 लोग जो है वो की रोल अदा कर रहे हैं, जिसमें साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी हैं, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं और तीसरी जो अहम इसमें जो किरदार अदा करेंगे वो है मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन, जिसकी जानिब आपने इशारा भी दिया कि उनसे बातचीत चल रही है। तो कल जब ये इजलास था हुकूमत के इत्तेहादियों का तो उसमें चौधरी सालिक हुसैन भी वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा। और तारक बशीर चीमा साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। ओके। उन्होंने यकीन दहानी करे कि हम हुकूमत के साथ हैं, जहाँ तक मुमकिन होगा हम हुकूमत का साथ देंगे। उसके बाद इजलास में ही फैसला हुआ। आसिफ अली जरदारी साहब ने हमजा शहबाज को थपकी भी दी और उन्हें कहा कि आप बस खड़े हो, बाकी हम इंशाल्लाह ताला करेंगे, आप वज़ीर आला हमारे। अच्छा। उसके बाद फिर कल आपने देखा एक बड़ी डेवलपमेंट हुई कि आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन से भी मिलने गए। हाँ जी। अब चौधरी शुजात हुसैन से वो कायल हुए हैं नहीं हुए ये अभी तक उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अच्छा। और जहाँ तक मेरे ज़राए बता रहे हैं कि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो ऐसा काम नहीं करेंगे, वो ख़त नहीं लिखेंगे कि अपने अरकान को कि वो चौधरी परवेज़ लाई को वोट ना करें। लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है ये कल के जो चोर थे वो आज के वजीर हैं, जो आज के चोर हैं जिन्हें कहा जा रहा है। तो ये पाकिस्तान में इल्जामात की बेशक बदल सकती है, लेकिन अगर काफ लीग को कायल कर लिया जाता है, जिस तरह कल मुलाकात भी हुई है जरदारी साहब की, तो उनके सरबराह को, जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है कि सरबराह जो है सदर जो है उनके एक्सेप्टेंस के अलावा या उसके बगैर जो है वोट नहीं कास्ट किया जाता, फिर तो पलट सकती है सिचुएशन। फिर तो सारी सूरत हाल ही बदल जाती है, टोटल सूरत हाल बदल जाती है। इवन के
मेरे ख्याल से चौधरी परवेज लाई वो फिर नाअहल हो सकते हैं आईनी और कानूनी तौर पर अगर देखा जाए, क्योंकि वो उम्मीदवार तो वो हैं। तो अगर वो इस इलेक्शन में जाते हैं तो वो काफ़ी मसाइल पैदा हो सकते हैं। अच्छा। तो दूसरी जानिब मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी शुजात हुसैन इतनी दूर तक जाएंगे, क्योंकि वो अपने भाई चौधरी परवेज लाई को बनाना चाहते हैं और इस हवाले से वो पहले भी इस तरह के जब मौक़िफ़ सामने आते हैं तो चौधरी शुजात हुसैन ने ही कहा है कि मैं अपने भाई के साथ ही हूँ और हमारे चौधरी बरादरान में कोई भी ऐसे इख्तलाफात नहीं पाए जाते हैं। तो ये है अब जो नून लीग का जो हिकमत अमली है वो यही होगी कि 8 से 10 लोगों को जो है वो गायब कर दिया जाए। गायब ना भी किया जाए। सनाउल्लाह ने तो ये बयान भी दिया है ना कि अगर 5 से 10 लोगों को अगर गायब कर दिया जाए 22 जुलाई को तो शायद हम लोग जीत जाएं। ये मुनीबा वैसे इखलाकी तौर पर अच्छा नहीं होगा। अब देखिए पंजाब जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरी इक़्तिदार की बात करते हैं, तो उसमें आप अवाम का जो फैसला होता है वो कभी गलत नहीं होता। आपको वो मानना चाहिए जिस तरह के मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने वाज़ेह तौर पर शिकस्त को कबूल की है। उन्होंने कहा ठीक है, वेल एंड गुड, अवाम का फैसला है, अवाम ने जिसे पसंद किया उसको वोट दिया, तो हमें मुस्लिम लीग नून को खुले दिल से शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए। तो यही बात है कि इनको खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। नंबर गेम जो है वो इनके पास नहीं है, मुस्लिम लीग नून के पास वो नंबर गेम है चौधरी परवेज लाई के पास और पीटीआई के पास। और दूसरी बात जो वज़ीर आला पंजाब हफ्जा शहबाज शरीफ है वो बाकायदा तौर पर ऑन रिकॉर्ड हैं पंजाब असम्बली में, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा था कि अगर हम ये मेजोरिटी खो देते हैं तो मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। ठीक है। तो अभी उनको अपना वादा जो है वो पूरा करना चाहिए, लेकिन जो कुछ फोर्सेस हैं वो उनको कह रही हैं कि नहीं, अच्छा। डटा रहा। तो अब देखें कि वो डटा 22 जुलाई को ही पता चलेगा, मतलब एक टफ सिचुएशन बन सकती है 22 जुलाई को। बिल्कुल, ये इतना आसान नहीं होगा वज़ीर आला बनना परवेज लाई साहब के लिए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लीग नून जो पहले सोई हुई थी, वो जो जिस तरीके से इनको इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन लड़ना चाहिए था, जब आप मुनीबा हमारी जो पंजाब की जो सियासत है ना, वो चलती है आपकी इज्जत, ग्रुप बंदियाँ और जो हलकों में जो सियासत है उस बुनियाद पर, दोस्तों की बुनियाद पर। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता कि आप जिनके खिलाफ 3.5 साल आप उनके खिलाफ अपना बोलते रहे, फिर वो आपके खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ करते रहे, वो आपको उन इलाकों उन हलकों में आपको दबाते रहे, तो आपको एकदम सडनली कहा जाए कि नहीं ऐ हुन साडा भाई है तो इसको आपने वोट देना, ऐसा नहीं होता। इन्होंने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो इलेक्शन कमेटी थी, उन लोगों ने उनसे बड़ी शदीद जो है ना स्वेर किस्म की जो है ना वो गलतियाँ हुई हैं। अच्छा। पहली गलती ये हुई जब आपने हलकों में लोटों को टिकट दिया, तो आपका काम था कि वहाँ का जो मुकामी जो क़यादत है उसको एतमाद में लेते, उनके घरों में जाते, और कम अज कम घरों में कौन जाता, कम अज कम मरियम नवाज, हमजा शहबाज या जो भी अहम लोग हैं, इनका काम था कि उनके घरों में जाते, उनको जाके मनाते, डोर टू डोर अपनी कैंपेन चलाते, उनके घरों में जो अहम की रोल बरादरियों के जो सरबराह हैं, सरकर्दा लोग हैं हल्के के, उनसे मिलते ही हैं, उनके जाके बताते कि यार हमारा मसला ये है कि अब हम फंसे हुए हैं, हमने इनसे वादा किया था, इन्हीं की वजह से हमें वज़ारत आला मिली है, तो आप इस मरतबा इनको जितवाएं, आपको हम एडजस्ट कर लेंगे मरकज़ में, सूबे में। पर हुकूमत के पास बहुत ताकत भी होती है और बहुत कुछ होता है देने के लिए। इस तरीके से ये नहीं कर सके, ये नाकाम हुए। इन्होंने किया इन्होंने लोगों को बुलाया। लेकिन ये खलाक साहब ये तो बड़े कॉन्फिडेंट थे, जितनी भी हुकूमती इत्तेहादी जमातें थी कॉन्फिडेंट थी कि हमें शिकस्त नहीं हो सकती, खास तौर पर लाहौर में भी शिकस्त उन्होंने खाई है, जिन्हें वो गढ़ कहते हैं अपना, तो यहाँ पे भी। मुनीबा उसकी वजह ये थी कि इन 20 में से 10 वो लोग थे जो इलेक्टेबल से और जिन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीता था। और मैं एक मिसाल देता हूँ आपको फैसलाबाद की। फैसलाबाद में जो अजमल चीमा साहब थे, उन्होंने लिए थे लास्ट इलेक्शन में कोई 42,000 से ज़ायद, और जो अली साई साहब थे उन्होंने लिए थे 36,000 से समथिंग, और तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून के थे आज़ाद अली तबस्सुम, वो साहब MP भी थे। मुस्लिम लीग नून ने ये किया कि उनको उनके हल्के का टिकट नहीं दिया, अच्छा। यहाँ पर जाकर टिकट दे दिया, और उन्होंने 35,000 वोट लिया। अब अगर जो डेटाबेस जब हम एनालिसिस करते हैं ना, खासतौर पर तजिया निगार, तो वो डाटा निकालते हैं, सारे डाटा भी फेल हो गए,
वो डाटा ये बता रहा था कि अगर ये मुस्लिम लीग नून के वोट इकट्ठे होते हैं, दूसरे इनके वोट इकट्ठे होते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा वोट बन जाएंगे, 70,000। अगर ज़मीनी इलेक्शन में 20,000 निकाल दे तो इतने वोट ले जाएंगे। तो वो हुआ भी ऐसा, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वोट बैंक इतना बड़ा है एग्जैक्टली कि वो पकड़ा नहीं गया, वो पकड़ा नहीं गया, और किसी को इस चीज की उम्मीद भी नहीं थी कि पीटीआई जो है इतनी अच्छे तरीके से जो इलेक्ट हो सकती है। हमारे साथ अभी सलमान आबिद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, सीनियर तज्जियाकार है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब, बताइएगा क्या आपको लग रहा है आने वाले दिनों में, खासतौर पर कल जो हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास हुआ है, बड़ा अहम इजलास था, सारे सरबराहान वहां पर मौजूद थे और उन्होंने कह दिया कि हम तो अपनी मुद्दत पूरी करके ही जाएंगे, हम लोगों ने जो असेंबलियां हैं वो तहलील नहीं करनी है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल है सियासी, हाँ जी, वो काफी गंभीर हो गई है जी। उसकी एक वजह यह है कि वफाकी हुकूमत जो है वो महज दो वोटों की बुनियाद के ऊपर खड़ी है। अच्छा, अब अगर पंजाब में मुस्लिम लीग नून हुकूमत नहीं बनाती और उनकी हुकूमत नहीं बरकरार रहती, जिसका फौरी इम्कान भी यही है कि पंजाब में परवेज इलाही साहब वज़ीर आला बनेंगे, तो उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून के लिए तो मुश्किलात पड़ जाएंगी। हाँ जी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की जो असल ताकत है वो तो पंजाब की सियासत है जी जी। और पंजाब में अगर उसके पास इक़्तिदार नहीं रहता तो महज इस्लामाबाद में बैठ के शहबाज शरीफ क्या कर सकें। लेकिन चूंकि उनकी इत्तेहादी जमातें ये समझती हैं कि अगर ये फौरी तौर पर इंतखाबात होंगे तो इमरान खान दोबारा इलेक्शन जीत सकते हैं, इसलिए वो फौरी तौर पर इलेक्शन कराने के हक में नहीं है और इमरान खान साहब फौरी इलेक्शन चाहते हैं। बेशक। तो अब देखना ये होगा कि इमरान खान साहब कितना प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब होते हैं और कितना वो हुकूमत पे दबाव डालकर उनको मजबूर करते हैं कि फौरी इलेक्शन करवाए जाए। लेकिन मैं ज़ाती तौर जी। लेकिन सलमान साहब, कल एक अहम मुलाकात भी तो हुई है आसिफ अली जरदारी साहब की और चौधरी शुजात हुसैन साहब की, और इस मुलाकात के बाद सबकी नजरें जो है वो अब काफ लीग पर जमी हुई हैं, वो एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। इस मुलाकात से जरदारी साहब को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा। क्योंकि चौधरी शुजात साहब जो है वो चौधरी परवेज इलाही के साथ ही खड़े होंगे। अच्छा। इसमें कोई डिबेट नहीं है, कोई बहस नहीं है। परवेज इलाही साहब के बारे में वो पहले भी हिमायत कर चुके हैं, इसलिए मुस्लिम लीग काफ के जितने भी वोट हैं वो असूली तौर पे चौधरी परवेज इलाही को ही मिलेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक बात ध्यान में रखिए कि मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है मरकज में वो सिर्फ 2 वोटों के ऊपर खड़ी है। अगर चौधरी बरादरान ने अपने 2 वोट बाहर निकाल लिए तो फिर शहबाज शरीफ साहब की भी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इसलिए जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि शायद आसिफ अली जरदारी साहब और चौधरी शुजात साहब मिलकर जो है कोई अपनी इनकी मुस्लिम लीग पीटीआई को शिकस्त देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। चौधरी शुजात साहब चौधरी परवेज इलाही के साथ ही हैं और उन्हीं के साथ आगे सियासत करेंगे। और मेरे ख्याल के मुताबिक कल की मुलाकात में चौधरी शुजात साहब ने वाज़ेह तौर पे आसिफ अली जरदारी को कह दिया है कि हम आपके साथ नहीं हैं। ठीक है, और मतलब 22 जुलाई को जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें परवेज इलाही साहब ही वजीर आला बन सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसी की रोशनी में पंजाब में 22 जुलाई को इलेक्शन होगा जी। अब अगर उस फैसले के खिलाफ मुस्लिम लीग नून जाती है जी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने तो एक फ्रेमवर्क दे दिया था, उसी फ्रेमवर्क के मुताबिक इलेक्शन होगा। और मेरा ख्याल है कि अददी तादाद जो है वो अब इस वक्त पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के पास है। जब मरियम नवाज ने वाज़ेह तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है तो फिर अब उन्हें पंजाब में हुकूमत बनाने के बारे में सोचने की बजाय ये हक तस्लीम कर लेना चाहिए कि पंजाब में हुकूमत पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ की बनेगी। लेकिन सर, नून लीग तो उनमें से, जैसे राना सनाउल्लाह ने एक बयान भी दिया कि अगर 22 जुलाई को 5 से 10 लोग अगर नहीं आते हैं, वहां पर कम कर दिए जाते हैं या गायब हो जाते हैं, तो फिर भी शायद हमारे पास मार्जिन बचता है। देखिए ना, अगर मुस्लिम लीग नून ने ये हरकत पंजाब में की तो फिर ध्यान में रखिए कि वफाक में भी तो उनकी हुकूमत सिर्फ 2 वोटों के ऊपर खड़ी है ना जी। और अगर वहाँ पे पंजाब में ये काम हुआ तो चौधरी शुजात साहब जो है वो 2 वोट वहां से निकाल लेंगे मरकज से, तो मुस्लिम लीग नून की मरकज में हुकूमत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन सर, इस सारे सिलसिले में मुझे बताइए अवाम का क्या बनेगा? हम सबके सामने है कि डॉलर इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। देखिए, अवाम की सियासत तो इस वक्त पाकिस्तान में हो ही नहीं रही। अवाम की किसको फिक्र है? ये तो सारी लड़ाई इक़्तिदार की जो है वो सब अपनी अपनी जमातों की अपने ऊपर हो रही है। इसमें अवाम तो पिस रहे हैं, पहले भी पिस रहे थे, मजीद पिसेंगे। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान का सियासी बुरहान है उसका हल जो है वो नए इंतखाबात है। अगर नए इंतखाबात पर इत्तेफाक हो जाए
तो नए इलेक्शन के बाद नई हुकूमत आएगी, उसके पास 5 साल का मैंडेट होगा, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आगे चलेगी। और जब तक नए इंतखाबात नहीं होंगे, ये सियासी अफरा तफरी का खेल जो है और महाजराई का खेल जो है वो जारी रहेगा। मतलब ये अदम इस्तेहकाम इसी तरह रहेगा? जी, इसी तरीके से रहेगा। ना मुस्लिम लीग नून जो है वो पीटीआई और काफ लीग के मैंडेट को कबूल करेगी, ना पीटीआई और काफ लीग वफाक में मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को कबूल करेगी, और एक खींचातानी रहेगी, महाजराई रहेगी, एक दूसरे को कबूल नहीं किया जाएगा, जिससे सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम जो है वो मौजूद रहेगा और इसका नजला जो है वो आवाम पे गिरेगा। लेकिन आपको लगता है कि आम इंतखाबात जो है वो कबल इस वक्त हो सकते हैं, मान जाएंगे? अगर हुकूमती इत्तेहादियों ने तो कहा है कि जो इत्तेहाद है वही फैसला करेगा हुकूमती, देखिए हम लोग इमरान खान के फैसले पर नहीं चलेंगे। वो आपकी बात ठीक है, हुकूमत के पास अपना फैसले का इख्तियार है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए कि अगर इलेक्शन फौरी तौर पर होने हैं तो बरकत से 2 वोट तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, और अगर 2 वोट नीचे गिर गए तो मरकज की हुकूमत खत्म हो जाएगी और फिर नए इंतखाबात पे रास्ता हमवार हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अखलाक साहब, आपने भी बात सुनी है सलमान साहब की। सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार थे। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और सलमान साहब तो पुरुमीद हैं, वो तो कह रहे हैं कि आप पंजाब में वजीर आला परवेज इलाही ही बनेंगे। अच्छा, होना भी ऐसा चाहिए। अच्छा, जब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो वो आपको यही करना चाहिए। जमहूरियत में जो है वो आपको हार जीत ये उसका है, हाँ ठीक है, तो उसमें आपको भी बर्दाश्त करना चाहिए। आपके पास मेजोरिटी नहीं है, अब वाज़ह मेजोरिटी जो है वो पीटीआई और मुस्लिम लीग काफ के पास है, तो आपको खुले दिल से इसको हार को तस्लीम करना चाहिए। जहाँ तक जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, मुमकिनात का ये सियासत भी मुमकिनात का खेल है, तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि आसफ अली जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात में ये तय भी हो सकता है मुस्तकबिल में कि पीपल्स पार्टी जो है वो यहाँ पर आ रही है, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, तो ऐसे फिर ये सिलसिला चलता है, लेकिन मुल्क के लिए जो है वो अच्छी चीजें नहीं है, पाकिस्तान के लिए अच्छी चीजें नहीं है, अवाम के लिए अच्छी चीजें नहीं है कि महंगाई जो है ये महंगाई कंट्रोल नहीं होगी। ये महंगाई दिन ब दिन जो है ना वो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी तक तो हमारे पास डॉलर भी नहीं है, जिसका ये आपको लोड शेडिंग जो मसाइल जो बढ़ रहे हैं वो यही वजह है कि हमारे पास डॉलर नहीं जिससे हम तेल खरीद सके, तो उससे फिर यही होगा। और जब तक पाकिस्तान में जो सियासी इस्तेकाम है, जब तक वो नहीं आएगा ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपको लगता है अखलाक साहब ये जो बर वक्त हो सकते हैं, कबल इस वक्त ये इंतखाबात हो सकते हैं, मान जाएंगे ये लोग? होना तो यही चाहिए। इवन के अब देखें ना, आपके पास जब अवाम का एतमाद नहीं रहा तो आपको इक़्तिदार से चिमटे नहीं रहना चाहिए, आपको फौरी तौर पर जो है वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात में जाना चाहिए। ये आइन और कानून में भी है। तो यही बात मुस्लिम लीग नून के जो कायद थे नवाज शरीफ, वो यही कहते थे। और अब भी जो वो तो पहले ये कहते थे कि हम लोग हुकूमत नहीं चाहते हैं, हम टेक ओवर नहीं करना चाहते थे। मुनीबा, मजे की बात ये देखे कि 3.5 साल का जो बर्डन था वो नून लीग पर गिर गया 3 माह में। बेशक ऐसे ही है, ठीक है। और जो बगाड़ था वो किसी जिम्मेदार कोई और था, लेकिन अवाम ने कबूल नहीं किया। अवाम ने 3 माह वालों को जो है वो उनको मुर्दे इल्जाम ठहराया, और इसमें शक भी कोई नहीं। जब आप देख रहे हैं, कल भी जो साद रफीक उन्होंने कहा जी हमें तो मालूम था कि ये होगा, हमने जो है वो पाकिस्तान को रियासत को बचाने के लिए ये कुर्बानी दी है, ऐसा किया है, और हमारा वोट बैंक बढ़ा है। अब जब ये बात करते हैं आप नजरें चुराते हैं। आपका वोट बैंक ऐसे नहीं बढ़ा, आपका वोट बैंक कम हुआ है। मैं उसकी वजह आपको दलील देता हूँ कि ये इलेक्शन जो था इसमें 11 जमातें जो थी वो मुस्लिम लीग नून के साथ खड़ी थी हमायत में। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, ANP और जो दीगर जमातें थी उनका वोट बैंक कहाँ गया? उन्होंने तो आपको वोट किया, जिसकी वजह से आपका वोट बढ़े हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा हुई है, और डेटा के मुताबिक बताया जाता है कि 7 लाख वोटर्स उनके इस वोट में बढ़े हैं। तो इसका मतलब है कि आगे आने वाले जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। अखलाक अहमद बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद है। अखलाक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए हैं। पॉलिटिकल सिचुएशन पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, बात कर लेते हैं आदाब गुफ्तगू के हवाले से। तो गुफ्तगू ना इंसान की शख्सियत में निखार पैदा करती है, अल्फाज में इंसान का अक्स दिखाई देता है। गुफ्तगू इंसान के एहसासों जज्बात का ज़बान से इजहार करने का नाम है। बेहतरीन अल्फाज का चुनाव इंसान को इज्जत व वक़ार के बुलंद मर्तबे पर बिठा देता है और नामुनासिब अल्फाज इंसान को बुलंद दीवान में भी कमतर और कम हैसियत बना देता है। लेकिन इस काम यानी कि गुफ्तगू के लिए अल्फाज का इस्तेमाल बहुत अहमियत रखता है और गुफ्तगू इंसान की पहचान बन जाती है। गुफ्तगू अच्छे अल्फाज का इंतखाब भी वही कर सकते हैं जिनके पास खूबसूरत और पुरअसर अल्फाज का ज़ख़ीरा मौजूद होता है। लेकिन अगर हमारे मुआशरे की बात की जाए तो जनाब, हमने एक ज़ुबान को पुरअसर बनाने के लिए दूसरी ज़ुबान के अल्फाज का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिसका नुकसान ये हुआ है कि हम एक भी ज़ुबान अच्छी और पुरअसर नहीं बना सके। उर्दू में अगर बात करें तो उर्दू में बात करते करते हम इंग्लिश का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, इंग्लिश में उर्दू को मिक्स कर देते हैं, इवन दो के पंजाबी के अल्फाज भी हम लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिससे ना सिर्फ गुफ्तगू बल्कि जिस मौजू पर हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं उस भी का भी असर नहीं हो पा रहा होता है। तो हमें गुफ्तगू करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और हम कैसे अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब जानेंगे आज के हमारे मेहमानों से। प्रोफेसर डॉक्टर फरजाना रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, PhD स्कॉलर हैं, माहिर तालीम हैं, और उनके साथ मौजूद हैं सैयद एजाज बुखारी साहब है, लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं और गुज़श्ता कई सालों से जनाब आइट्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज पढ़ा रहे हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स के हवाले से कई किताबें भी वो लिख चुके हैं। तो डॉक्टर फरजाना, आपको भी वेलकम कहती हूँ और सर आपको भी वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों ही ठीक ठाक होंगे। डॉक्टर फरजाना, आप इससे स्टार्ट करती हूँ। आदाब गुफ्तगू बहुत एक खूबसूरत चीज़ भी है और आपकी, जैसे मैं बताई थी, कि शख्सियत को निखारते भी हैं। तो किस तरह के आदाब गुफ्तगू हमें करने चाहिए? ये एक आजकल का सबसे अहम मौजू है और जिसकी हमारे माशरे में एक बहुत एक पेचीदा शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। आप जानते हैं, दानिश्वर कहते हैं कि मादरी ज़ुबान सीखनी चाहिए, बचपन में मादरी ज़ुबान में गुफ्तगू करनी चाहिए, फिर उसके बाद आप किसी भी ज़ुबान के लहजे के नक्श उस पर छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ, और फिर इस तरह से आईना भी शफाफ रहता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम अक्स पहले देखते हैं, ठीक है, अक्स पहले बना लेते हैं और आईने को शफाफ नहीं रहने देते। फिर जब वो अक्स धुंधला होता है फिर हम उसको तलाश करते हैं, उसकी तलाफी करते हैं, कभी अदब में, कभी गुफ्तगू में, कभी ज़ुबान में, कभी लहजे में। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है ना। अब देखिए, आप गुफ्तगू की बात कर रही हैं, अल्फाज की बात कर रही हैं, लबो लहजे की बात कर रही हैं, इन सब का जो एक बुनियाद है वो इक़रा पर है, ठीक है। किताब नहीं होगी, पढ़ेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे? हाँ, ठीक है। और किताब का जो रंग है, किताब जो है वो इतनी ही अहम है कि हम देखिए, किताब होगी तो हम सोचेंगे, सोच नहीं होगी तो गुफ्तगू नहीं होगी, और सोच के बगैर, किताब के बगैर, गुफ्तगू के बगैर मुआशरा मादी और सियासी हवाले से तो कायम रहता है, लेकिन इखलाकी तौर पर उसकी अहमियत बिल्कुल खत्म हो जाती है, जो कि आजकल भी आपको हमारे यहाँ नजर आती है। बेशक। और जैसा कि हमारे बड़े कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो। हाँ जी। मतलब पहले हमें अक्ल की मिज़ान पर और एहसास के पैमाने पर अल्फाजों को जब तक हम उनको तोलेंगे नहीं तो बोलेंगे कैसे। और गुफ्तगू, लबो लहजा, लुगत, ये सब चीज़ें जो हैं किताब से आती हैं, इल्म सिखाता है। इल्म, किताब हम सब रोज़गार के लिए तो पढ़ते हैं, लेकिन हम उसको अच्छे लबो लहजे में तरजीह ढाल नहीं सकते हैं। और आप सबसे ज़्यादा देखें कि हमारे जो आजकल के नौजवान हैं, ये पंजाबी में सोचते हैं, अक्लें इनकी पंजाबी हैं, ठीक है, दिल इनके अंग्रेज हैं, हाँ। और मदरसों में तालीम हासिल करते हैं। तो आप देखिए, ये तीन अलाइन नहीं है ना, हमारी चीजें अलाइन नहीं हो पा रही हैं, तो उसको किस तरह हम कर सकते हैं? सर, आपसे जानना चाहूंगी इजाज साहब कि किस तरह ये चीजें जो हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है कि अलाइन नहीं है, हम सोचते किसी और जुबान में है, बोल किसी और जुबान में रहे होते हैं, लेकिन हमारा दिल कुछ और कह रहा होता है कि हमने कुछ और करना है। तो किस तरह अलाइन किया जा सकता है? कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपने बड़ी ग्रिप हासिल की हुई है और बात भी करते हैं, तो किस तरह हम इनको ठीक कर सकते हैं? देखें, जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जो बात फरमा रही थी। एक तो ज़बानें
जब हम कहते हैं ना कि अंग्रेजी भी हम बोल रहे हैं, पंजाबी भी बोल रहे हैं, सराइकी सिंधी भी बोल रहे हैं, बाकी ज़बानें भी हम बोल रहे हैं, एक तो इससे छुटकारा मुमकिन नहीं है, हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा। बात यह है कि देखिए, जिस तरह मैंने आपसे बात की, मैंने ये नहीं कहा हमें इसे कबूल करना होगा, मैंने कहा हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब यह कि अब जितनी भी ज़बानें हैं हमने उसके अंदर ज़ाहिर अपनी राय पेश करनी है, वो चाहे आपकी मादरी ज़बान है कोई भी। मुझे याद है पाकिस्तान में जब अंग्रेज़ी ज़बान वाला मेरे ख्याल शहबाज शरीफ साहब का शायद दौर था, तो बाहर से एक साहब आए कि हम लोगों ने अंग्रेज़ी का इनिशिएटिव लेना है और बाकायदा 5वीं जमात 6ठी तक सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ाई जाएगी। जब वो कनेड कॉलेज में शायद वो था सेशन, तो हम लोग लैंग्वेज के सब माहिरीन को बुलाया गया था। तो वहाँ पर जो साहब आए ये बताने के लिए कि अंग्रेज़ी ज़बान में तालीम देने का इनिशिएटिव लिया जा रहा है, वो कहने लगे कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि ज़बान पहले आप मादरी को दुरुस्त करें। क्या बात है। तो इसका मतलब मादरी ज़बान का दुरुस्त होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ तक अल्फाज के चुनाव या वोकैबुलरी या उस हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि आप हमेशा एक बात देखें, जिसने डॉक्टर साहब ने फरमाया ना कि रीडिंग से ही आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, लेकिन जो बोलने वाली ज़बान है वो सुनने से इंप्रूव होती है। जब तक आप देखें, हमें 80s 90s में रोल मॉडल्स मिले ड्रामास की सूरत में, जिनका लबो लहजा गज़ब का होता था, अल्फाज में वो जो उतार चढ़ाव होता था, आवाज़ का ज़ेर बम होता, वो गज़ब होता था, राइज एंड फॉल ऑफ टोन जिसे हम कहते हैं। अब हमें वो नहीं मिल रहा, यानी हमें तो रोल मॉडल्स मिले, हम रोल मॉडल्स नहीं बन सके। जब वो नहीं बन सके तो उसके बाद फिर यही है। अब जहाँ तक ताल्लुक है अलाइन करने का, तो अब आप एक वर्ड इंग्लिश के नाम से तहकीक भी सामने आई, उसमें भी ये कहा गया कि अब दुनिया की अंग्रेजी दुनियावी अंग्रेजी हो गई है। आज हम आप बैठ के जितनी देर भी बात करें, 5 8 10 लफ्ज अंग्रेजी के उसमें आ जाएंगे। exactly, और मैं पढ़ाता अंग्रेजी और लोग, मैं अंग्रेजी उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ, लोग मुझे कहते हैं आप उर्दू ठीक पढ़ा रहे हैं, आप अंग्रेजी में बोल के मैं दिखाएं ना। तो मैं इसलिए आज आपको वो जरा बताऊंगा कि अंग्रेजी के हवाले से जो मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि अगर आप उसे बतौर जबान ट्रीट करना शुरू करें तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। और मैं आपको इसके लिए छोटी सी एक मिसाल दूंगा। मैं इतने, जिस तरह मैं लास्ट टाइम भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ था, तो मैं चूँकि लाइफ कोच हूँ, कपल कोचिंग करता हूँ, तो मेरे पास एक साहब तशरीफ़ लाए। मैं लोगों से कहता हूँ नाम तो मेरा एजाज़ बुखारी है, तो आप मुझे एजाज़ मत कहा करें, आप अजाज़ कह देते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं लफ्ज़ दोस्त हूँ। तो डॉक्टर साहब वो मुझे आकर कहते हैं बुखारी साहब। मैंने कहा मैंने बड़ी मुश्किल से एजाज़ बचाया था, आपने बुखारी कहा कि मुझे तो वाकई बुखार आ गया। तो मैंने उनसे कहा कि जनाब, मैंने मन ही मन में ये बात है कि इनसे तो मैं बदला ज़रूर लूँगा। मैंने उनसे कहा कि जनाब आप मुझे फरमाइए हुआ क्या? कहने लगे जी होना की सी, फिर तुर गई जी। अच्छा। फिर वो चली गई है मैं के रूट कर, और 60 बरस से ऊपर थे दोनों। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा जनाब आप परेशान मत हो, गम बड़ा मुदरिकुल हकायक। अब जिस घड़ी मैंने उनसे कहा गम बड़ा मुदरिकुल हकायक है, वो मुझे फरमाते एक गम मुझे पहले था, एक ये मुदरिकुल हकायक वाला तुम्हें और लगा। तो अब देखिए रोज़मर्रा में हम इस तर्ज की उर्दू नहीं बोलते, हम नहीं बोलते, लेकिन अंग्रेजी हम इसी तर्ज की बोलना चाहते हैं। बेशक। उसी की बुनियाद पर हम अंग्रेजी में अड़ जाते हैं। अब मैं आपके सामने एक रोल प्ले आपको करके दिखाता हूँ। इस तर्ज पर अगर आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें इसी अभी लम्हे से, यू वोंट हैव एन इशू एट ऑल, आपको एक लम्हे को भी प्रॉब्लम नहीं। वो मैं मेरा कैमरा कौन से वाला होगा? आपकी तरफ ये वाला होगा। हाँ, मैं चाहे नाजरीन इसको देख सकते। अब देखिए, मैं ये वाले हाथ से मिस्टर ए का रोल प्ले करूंगा और ये वाले हाथ से मिस्टर बी का रोल प्ले करूंगा। मिस्टर ए, गावन या गावन, where market, market, why? To buy something. Something what? Some food items. Food for whom? Obviously family. Family got married. Yeah, got married. Great, congratulations. Thank you. Bye. Yeah, bye. See you. Maybe. अब देखिए, दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू मुकम्मल है, एक लम्हे को जुमला नहीं बोला। बेशक। अब इस तर्ज पर जब आप बोलने जाएंगे आपको कोई नहीं रोक सकता। और हम अगर हमारे ऊपर ये आती सूरत हाल, हम क्या कहते हैं? वेयर आर यू गोइंग? और फिर इधर जाके जवाब आना था आई एम गोइंग टू मार्केट। और फिर क्या होना था? जुमला वहां बनना छूट जाना। जब आप जबान को बतौर जबान इस्तेमाल नहीं करते, आपकी अंग्रेजी कभी या उर्दू कभी ठीक नहीं हो सकती। अब देखिए, मसलन आप किसी अपनी सहेली के साथ बैठी हैं और आप उनको साथ बैठे पंजाबी में कहती हैं चलने फिर, चलने फिर, जुमला तो नहीं है, टुकड़ा पहना, तो साथ उसने कहा कि रुकना, आपने कहा देख ले फिर। ये जो दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू, इसमें कहीं जुमला नहीं था। आप जब अंग्रेजी को बतौर टुकड़ा इस्तेमाल करेंगे आपको कभी मुश्किल नहीं, क्योंकि आप उसको बतौर जबान इस्तेमाल करते हैं। जुमले की सूरत में जाने के बजाय अगर जबान की सूरत में आप उसे करेंगे, मेरे इसके बाद 6 किताबें जिसको चंक्स कहते हैं, ये चंक्स हैं। अब जब चंकिंग करते जाते हैं
तो किसी को जाकर जुमला नहीं बनाना पड़ता। और जिस घड़ी आपको जुमला नहीं बनाना पड़ेगा, आपको खौफ नहीं होगा, हैज लगना था, हैव लगना था, डू लगना था। ये ज्यादा खौफ होता है कि हमने किस तरह करना है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूंगी, उर्दू में हम लोगों को फिर किस तरह चुनाव करना चाहिए, अल्फाज का चुनाव जो हमारी पुरएतमाद लगे, हमारी जो गुफ्तगू है वो पुरएतमाद लगे। आप देखिए जैसे सर ने कहा कि सुनना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किताब तो आपके पास एक वोकैबुलरी के अल्फाज दे देती है। अब लुगत एक पूरी आपको किताबी सूरत में आपने पढ़ लिया, लेकिन अब उसकी अदायगी बहुत बड़ा मसला है। आप देखिए हमारे यहाँ बहुत से मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत से इलाकाई जो ज़ुबानें गुफ्तगू बात करते हैं तालिब इल्म, वो पढ़ते नहीं हैं, वो पोटोहारी बोलते हैं, वो सराइकी बोलते हैं, वो किसी भी इलाके की ज़ुबान बोलते हैं, वो उनको किताबों में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उनकी इतनी अच्छी अदायगी होती है क्योंकि वो सुनते हैं उसको, अपने बड़ों से सुनते हैं, उनकी मादरी ज़ुबान है। तो मैं अपने तालिब इल्मों को ये भी कहती हूँ कि आप अहले ज़ुबान की, हमारे यहाँ देखें हमारी तकसीम तो अब हुई है ना, पहले तो हम एक सेंट्रल एशिया में थे, हमारी सब चीज़ें मुश्तरक थी, हमारे शायर एक थे, हमारे अदीब एक थे, सब एक थे। ये तो अभी भी हम उस अदब को नहीं बांट सकते, 47 के बाद भी हम अदब को नहीं बांट सकते। ये तो अब हमारी एक समझ लें कि इलाकाई हदूद है या मुल्की हदूद है जो हमें एक दूसरे से दूर किए रखे हैं। लेकिन हमारी सकाफ़त, विरसा, तहज़ीब, ये हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये हज़ारों बरस का साथ है, ये चंद अरसों में ख़त्म नहीं हो सकता। ये बड़ी सदियों का किस्सा है और इसको हम चंद महीनों में, चंद दिनों में ख़त्म नहीं कर सकते। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आप अहले ज़ुबान की जो हमारी बहुत अच्छी मूवीज़ हैं, उनके बहुत अच्छी आजकल मीडिया है, सोशल मीडिया है, सबके पास मोबाइल्स हैं, आप सुना करें, आप अच्छे लोगों में बैठिए। कलेक्शन होनी चाहिए डॉक्टर साहिबा, किस तरह वोकैबुलरी के हवाले से कलेक्शन होगी तो फिर ही चलेगा ना। अब ये टिकटॉक और पबजी वाले तो नहीं जानते ना वो अदब क्या है। आप अच्छी जैसी गुफ्तगू सुनेंगे, आपके अल्फाज में वैसी ही गुफ्तगू शामिल हो जाएगी। अगर आप आम लोगों में बैठेंगे, अगर शाहीनों को करगस में बिठा देंगे तो उनका अंदाज वैसा हो जाएगा। तो शाहीन को अपना मयार जो है वो जितना बुलंद रखेंगे, उन्हीं लोगों में बैठे, अदबी लोगों में बैठे, स्कॉलर्स में बैठे, मुफक्करीन में बैठे। नहीं बैठ सकते तो गुफ्तगू सुने। बहुत से चैनल्स हैं, मीडिया है, ज़ुबान के हवाले से बहुत अच्छी क्लासिक मूवीज़ हैं, वो देखें। इंग्लिश हो, उर्दू हो, दोनों की मूवीज़ देखें। जब तक डॉक्टर साहब जैसे सर कह रहे हैं कि सुनेंगे नहीं, तो मूवीज़ देखते हैं, आपकी लिसनिंग पावर स्ट्रांग होती है। आपकी आप सुन रहे हैं, आप उस पर गौर ना भी करें, लेकिन नफ्सियाती तौर पर आपके दिमाग का उन लफ्ज़ों के साथ दोस्ती हो जाती है। आपको इसमें ये दिमाग बहुत खुद से भी काम करता है। ये बहुत ब्लेसिंग है अल्लाह पाक की हमारे लिए। आप देखें जब इकरा कहा था तो इकरा सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं कहा था, उसमें बोलना भी शामिल था। हम जब तक अपने बोलने में दूसरे लोगों को शामिल नहीं करेंगे तो उनका नुक्ता नज़र नहीं शामिल होगा। जब बोलने में दूसरों का नुक्ता नज़र शामिल हो जाता है तो हमें अपनी ज़िंदगी का ज़ाविया नज़र ज़्यादा वसी नज़र आता है। लेकिन उस बोलने के लिए एतमाद जो है वो आपको लफ्ज़ देते हैं। लफ्ज़ बोलना भी सिखाए और लफ्ज़ सुनना भी सिखाए। सुन के भी सीखे, पढ़ के भी सीखे, दोनों चीज़ें शामिल। बड़ी इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। लेकिन एजाज साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगी, रोज़मर्रा की जैसे हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, डेली लाइफ में फिर कौन कौन से ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी वोकैबुलरी को इन्हांस करेंगी, जो अच्छी कर सकती हैं? जी, इसमें मैं आपसे दो बातें अर्ज करूँगा। एक तो ये है कि जो है उसका इस्तेमाल नहीं है। ठीक है। जब आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपको अक्सर ये होता है कि ये लफ्ज़ मुझे आता था लेकिन उस वक्त याद नहीं आ रहा। उस वक्त याद नहीं। उसकी बुनियादी वजह यह कि आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। आज से कोई 16-17 बरस पहले की बात है, एक तहकीक हुई, अंग्रेजी के हवाले से थी, मैं भी उसका हिस्सा था। तो उसमें हमारे सामने ये आया कि एक एशियन को, जो एशिया का है, 8वीं फेल को 3000 लफ्ज़ अंग्रेजी के आते हैं। 3000। तो फिर जब मुझसे लोग पूछते हैं ना वोकैबुलरी कहाँ से लाएं, मैं कहता हूँ है आपके पास, उसका इस्तेमाल नहीं है। मैं इसकी मिसाल आपको यूँ देता हूँ। अब अगर हम घर में बैठी नानो दादो को वेज का मतलब कहाँ है, इतना ही सिखा देते हैं, उसके बाद हम उसे बताते हैं इन, ऑन, अंडर, नियर एंड दैट्स इट। अब मिसाल के, और मर्द जब घर में जाते हैं, ज़्यादातर मर्दों का जुमला होता है किथे, उनका ही होता है। आगे से जवाब आते होते ओदे थल्ले ओदे उत्ते, नॉट मोर देन दैट। अब उससे अब जब कहते हैं वेज केक, केक,
अब देखिए खेक जो है वो तो उन्हें भी पता है, वो तो दादों को भी हाँ, पता है खेक सबको क्या पता होता है, है। हाँ। आगे से जवाब आते हैं फ्रिजिच। अब फ्रिज फिर अंग्रेजी का है, और अगर आप उसे इन कह देते कह हैं दें तो तो क्या ही इन बात फ्रिज वो होगी। अंग्रेजी शुरू हो हाँ। गया। इस तरह प्लेट, वो इज प्लेट, उसने कहा ऑन शेल्फ, ऑन शेल्फ, शेल्फ का शेल्फ पहले भी से अंग्रेजी पता है। है। और तो वोकैबुलरी है, इस्तेमाल नहीं है। जब आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे उसके नताज फिर वही आपके सामने निकल कर आएंगे। दूसरी बात, अब देखें अगर कोई घर में आकर कहते हैं अंकल किथे, अब अंकल अंग्रेजी का, ड्राइंग फिर अंग्रेजी का। जो है जब तक आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक कोई और चीज़ आपकी ज़ात का हिस्सा क्यों बनेगी। फिर वही होगा, मुश्किल मुश्किल इडियम्स रटवाते हैं बच्चों को एफए में, एफएससी में, सीएसएस में। हम लोग सीएसएस पढ़ाते हैं, हमें अंदाज है। मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ तो रट लेते हैं, इस्तेमाल उसका नहीं आता। सिनोनिम्स, इसलिए मैं सिनोनिम्स के हक में इतना नहीं हूं जितना कैराग्रीज के हक में हूं। कैराग्रीज में मेरा एक फॉर्मूला है जर्नी शीट का, जिसमें हम एक लफ्ज के 8 उसके रिश्तेदार मिलवाते हैं उससे। वो नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है, वो बड़ा आसान से। आप जब उस एतबार से उसे देखते हैं तो एक ही लफ्ज के जो 8 रिश्तेदार हैं उन्हें जब आप इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो इसका मतलब एक लफ्ज का मतलब आपको आता है और उसे 8 तरीकों से इस्तेमाल। तो फिर आप कहाँ रुकेंगे और क्यों रुकेंगे? इसीलिए आपके पास जो है उसे इस्तेमाल करना शुरू करें। और दूसरे इसमें मैम होता है ESP, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। अच्छा, ये मैंने इसके ऊपर 85 कोर्सेज बनाए हैं। ओके। उसमें होते हैं मसलन आप एंकर हैं, एक एंकर को जिस अंग्रेजी की जरूरत है ब्यूटिशियन को उसकी नहीं है। जिसकी ब्यूटिशियन को जिस अंग्रेजी की जरूरत है नर्स को उसकी नहीं Exactly, हाँ है। तो उनके लिए स्पेशल कोर्सेज हैं, उनमें फिर जार्गन एंड रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। यानी जो लफ्ज एक मीडिया पर्सन इस्तेमाल करता है वो एक आम आदमी को तो नहीं। अब आप मसलन आप कहते हैं मुझे सर अंग्रेजी सीखनी है, मैं आप मेरे पास आए और मैं आपको कहूँ आई ड्रिंक टी और आई टेक टी, या मैं आपसे कहूँ आई ईट दिस और मैं कहता हूँ मैं इतने बजे ब्रेकफास्ट करता हूँ, आपको इसकी जरूरत तो नहीं है। आपको जरूरत है कि आपने किसी को इंट्रोड्यूस करवाना है तो कैसे करवाना है, आपको जरूरत है आपने चिप इन कैसे करना है दरमियान में। जिस अभी हम बात कर रहे हैं, आप मेरी बात को उठाती हैं, उसके आखिरी टुकड़े को उठा के इनके साथ गुफ्तगू शुरू कर देती हैं, इनके आखिरी टुकड़े को उठा के मुझसे। ये जो आप रिलेट कर रही हैं, यही जब आपको अंग्रेजी में हम कनेक्टर लगा के सिखाते हैं, आप आसानी से बोलना शुरू करते हैं। कुछ इसके कि हम आपको कोई और अंग्रेजी सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से ये छोटी छोटी चीजें और बिल्कुल छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप उर्दू में भी सीख सकते हैं और आप अंग्रेजी में भी उन चीज़ों का जो है सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। और रोज़मर्रा की जो हमारी ज़िंदगी है, डेली लाइफ है, उसमें हम लोग उसको यूज़फुल बना सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फरजाना रियाज मौजूद थी। डॉक्टर फरजाना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और सैयद एजाज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप दोनों यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए। और यूज़ ऑफ वोकैबुलरी के हवाले से जनाब हम बात कर रहे थे कि किस तरह हमारे आदाब गुफ्तगू क्या होने चाहिए, किस तरह हम अपनी स्पीकिंग जो पावर है, ये स्पीकिंग ऑफ कम्युनिकेशन, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे आपने इजाज़त देनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।